अस्सलामुअलैकुम रीडर्स, मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू नावल कलेक्शन पर खुशामदीद। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो कर लीजिए इसको सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छी लगे हमारी वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के नावल की तरफ, जिसका नाम है यहीं पर इश्क ठहरा है और इसके राइटर हैं फ़ाखरा जमी। न जाने क्यों आज दिल इस कदर बागी हो रहा था कि वो हर काम खिलाफ मामूल किए जा रही थी। सुबह मामा की बेताशा डांट के बावजूद वो नाश्ता करने पर आमादा ना हुई। खिलाफ मामूल वो स्कूल देर से पहुंची थी और अपनी इसी कोताही पर ज़रा भी शर्मिंदा ना हुई थी। प्रिंसिपल की डांट के बावजूद खिलाफ मामूली उसने ब्रेक में पूरे 20 रुपये चाट की प्लेट पर खर्च किए थे। छुट्टी के वक्त मामूल की उजले सर पर सवार किए बगैर वो बड़े इत्मीनान से स्कूल से बाहर निकली थी। नहर के पुल पर बैठे पठान लड़के से उसने 3 रुपए का भुट्टा खरीदा था, जिससे लुत्फानंदोज होते होते उसने इस तमाम अरसे में गालिबन पहली दफ़ा नहर के सुर्ख पानियों की लरजीदा लहरों को गौर से देखा था। पलक बोझ दरख्तों की पनाह में सुनसान और साकित सड़क पर खौफजदा हुए बगैर वो बहुत ही सहूलत के साथ हवा की नर्म सरसराहटों को महसूस करते हुए मेन रोड तक आई थी। यहाँ आकर भी हस्ब मामूल ना तो उसने दुपट्टा पेशानी तक खींचा, ना ही उसके कदमों में तेजी आई, बल्कि वो यूं इत्मीनान के साथ कदम उठा रही थी गोया बहुत अरसे बाद चहलकदमी का शौक पूरा हुआ हो। खिलाफ आदत उसने नज़दीक से गुजरते एक स्कूल बॉय को मुंह भी चढ़ाया, जिसने जमकर अपनी सुर्ख बाई की रफ्तार कदरे तेज कर दी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई चीज़ उसके पाँव में चुभते हुए मुसलसल उसके खुद साख्ता तख्ती में हाइल हो रही है। उसने यूं ही गर्दन घुमा के देखता मस्त अलसत पीपली वाला बाबा पीपल के चौड़े तने से टेक लगाए बैठा था और सदियों पुराना पीपल का दरख्त उसे किसी कीमती मता की तरह खुद में समेटे पूरे का पूरा उस पर झुका हुआ था। उसकी नज़रें यूं ही भटकती हुई साई के कशकोल पर जा पड़ी, जो खिलाफ तवक्का किसी बंजर ज़मीन की तरह वीरान था। तो गोया आज हर काम ही मामूल के खिलाफ हो रहा है। न जाने क्यों साई का खाली कशकोल देखकर उसे बेहद मज़ा जो खाई का खाली कशकोल उसे बेहद मज़ा दे गया। सैंडल बंद करने के बाद उठते हुए उसने पूरी यूं ही किसी ख्याल के तहत बैग की अंदरूनी जेब खंगालनी शुरू कर दी। बैग में उसके वक्त एक घड़ी थी, जिसका टूटा हुआ स्ट्रैप बदलने का इरादा वो पिछले 2 माह से कर रही थी, मगर अभी तक उसे पैर तक मील तक ना पहुंचा सकी थी। इसके अलावा एक नेचुरल पिंक लिपस्टिक थी, जिसे लगाने के लिए अब उसे बाकायदा मशक्क़त करनी पड़ती थी। इसके साथ ही एक मुड़ी तुड़ी चिंगम थी और 10 रुपये। फिलहाल उसका कुल असासा कुछ सोचकर उसने 5 रुपये का नोट बैग में से घसीटा। महीने की आखिरी तारीख में अभी 2 दिन बाकी थे, गोया आखिरी दिन का किराया मामा से लेना पड़ेगा। उसने बंद मुट्ठी कुछ में खोलने से पहले ज़रा की ज़रा पीपली वाले साईं की तरफ देखा। छोटे छोटे सांपों की तरह लहलाती बल खाती स्याह लटे उसके गले में झूल रही थी। आंखें बंद मगर होंठ मुस्कुरा रहे थे। उसे लगा वो बंद आंखों समेत उसकी हिचकिचाहट में मुस्कुरा रहा है। खुज्जल होते हुए उसने बैग में से दूसरा ने नोट भी निकाला और कुछ खोल में डालकर वो सामने से आती बस में सवार होगी। टिकट कंडक्टर ने पास आकर कहा तो वो यूं ही खाली हथेलियों पर नजर जमाए बैठी रही। टिकट चंद लम्हे मुझसे रहने के बाद कंडक्टर खामोशी से अगली सवारी की तरफ सिरक गया। कोई बात नहीं, कल दे दूंगी। तवील सांस लेकर वो कदमे मुतमईन होकर बैठ गई। बस से उतरकर 5 मिनट पैदल चलने के बाद लकड़ी के बसीदा दरवाजे को खोलकर सेलन जरा दीवारों वाले घर में दाखिल हुई तो पूरा सिर सुनसान सी उदासी में ऊँघ रहा था। उगताई हुई जर्द धूप दीवारों से चिपकी हुई थी। गमलों में लगे पाम के पौधे बिल्कुल साकेत खड़े थे। उन्हें देखकर उसे हमेशा अपने बेडरूम में लगी इस बैले डांसर की तस्वीर याद आ जाती थी, जो दोनों हथेलियां आसमान की तरफ फैलाए एक मखसूस जाविये में खड़ी थी। किचन में कटर पटर के साथ गुनगुनाने की आवाज़ें सुनकर वो दबे पांव आगे बढ़ी और इस कदर जोरदार तरीके से सलाम जड़ा के चूल्हे के पास खड़ा सारिम अपनी जगह से उछल पड़ा और इसकी घबराहट पर बेइख्तियार हंस दी। शर्म करो लड़की, अगर मैं बर वक्त संभल न जाता तो अब तक इस कड़कड़ाते घी में तल चुका होता। उसने खफकीसे से घुरा। तो तुमसे किसने कहा है? मेरी आवाज़ सुनते ही फुदकना शुरू कर दो। उसने बैग बैग वहीं छोटी सी मेज़ पर रख दिए। यानी एक तो आप आफत नागानी की तरह नाजिल और ऊपर से बंदा घबराए भी ना। चाहे खूब सारिम जले बुने अंदाज में कहता। दोबारा चम्मच उठाने लगा था। लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो? वो 2 कदम आगे बढ़ी। चिप्स बना रहा हूँ। पढ़ने लिखने और ऊँगने के बाद ये वाहिद काम है जो मुझे करना आता है। हाय बात करते करते वो हाथ झटक करके एक कदम पीछे हट गया। गालबन घी का कोई छींटा पड़ गया था। वाकई खासे माहिर लगते हो इस काम में। तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर उसने सरतबा सारिम को धक्का, जिसके जीन्स के पांचे चढ़ा रखे थे, और चटकी हंसी ने अब तक अपनी जली उंगली को झटके देते हुए जहरीला जाने किसको कोस रहा था। कुछ खुदा का खौफ करो, भागकर बनाव लाने के बजाय तुम कड़ी दांत निकाल रही हो। शाबाश है। बेसारम ने
भई सारिम ने जैसे उसे शर्मिंदा करना चाहा मगर वो अपनी जगह ढीठ बनी रही। अब कहाँ ना निकाल रही हो दाँत? वो अब कहाँ निकाल रही हूँ दाँत? वो तो मैंने बचपन में ही निकाल लिए थे। अव्वल नंबर की ढीठ हो तुम, उसकी बेनियाज़ी पर ताव खाते सारिम ने खट से चूल्हा बंद कर दिया। देख लेना, अगर एक चिप्स भी नहीं दूँगा तुम्हें। अब आ लेने दो आंटी को। तुम्हारी शिकायत ना लगाई तो नाम बदल देना। वो बच्चों की तरह नाराज़ होने लगा। हाँ, मामा कहीं गई हुई हैं? वो एकदम चौंकी। हाँ, अम्मा राबेल की तरफ गई हैं, उन्हें भी साथ ले गई हैं। उसने खफा-खफा से लहजे में कहा किया, "ओ अम्मा राबेल की तरफ गई हैं तो जनाब की यहाँ मौजूदगी किस सिलसिले में?" राबेल के नाम पर उसका लहजा खुद शौक हो गया था। अम्मा का ख्याल है शरीफ लड़के होने वाली ससुराल में नहीं जाया करते। सारिम ने अपने चेहरे पर शराफत तारी करने की भरपूर कोशिश की मगर उन्होंने तो शरीफ लड़कों के बारे में कहा होगा ना। उसके शरारती अंदाज पर सारिम ने उसे घूरा तो फिर घूरता ही चला गया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चाय बनाऊँ तुम्हारे लिए? उसके मुतफक्कर लहजे पर वो खिलखिला के हंस दी। क्यों, क्या हुआ मेरी तबीयत को? भई ना तो मामूल की बेज़ारी ना कनूतियत। हाँ भई, कभी कभार दिल चाहता है ना हर काम रूटीन से हटकर किया जाए। जैसे आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस पूरी कायनात को उलट के रख दूँ। ज़मीन ऊपर और आसमान कदमों तले और घड़ी की सुइयाँ उल्टे रुख घूमने लगे। सूरज मगरिब की बजाय मशरिक की गोद में जा गिरे और बस मुझे लगता है आज तुम सर के बल चलती हुई आई हो। सारिम ने उसको टोक दिया। बाय द वे मिज़ाब, क्या तुम खुश हो? उसने संजीदगी से उसकी आंखों में झाँका जहाँ नन्ही मुन्नी सी कितनी सुनहरी किरणें सूरज के हाले से फूट रही थी। ऐसी ही कैफियत उसके चेहरे पर भी थी। मिज़ाब ने एक नज़र उसे देखकर कंधे उचका दिए। मालूम नहीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है खुश होने को। उसकी बेसाख्ता मासूमियत पर सारिम उसे बस एक नज़र देख कर रह गया। अच्छी बात है, कभी कभी इस मासूम की बात मान लेनी चाहिए। उसने चिप्स की प्लेट उसके आगे बढ़ाई मगर उसने नमी में सर हिलाते हुए कंधे उचकाकर बारी की जानब कदम बढ़ा दिया। तुम अब सोओगी ना? उसने जाते जाते पूछा। नहीं, आज मुझे एक ट्यूशन के लिए जाना है। अगर सोओगी तो जल्दी उठ नहीं पाऊंगी। मैं पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहती। यू नो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, उसने दानिस्ता बहुत आम से लहजे में कहा। मगर सारिम ठिठक कर रह गया। प्लीज़ सारिम, कुछ कहना मत। उसका इरादा भांग पर वो फौरन बोल उठी थी। यूँ समझो कि मुझे इसकी ज़रूरत है। वैसे भी जिनके यहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाना है वो प्रिंसिपल साहब के जानने वाले में से एक है। वो बहुत इसरार कर रही थी क्योंकि उन्हें एक अच्छी टीचर की ज़रूरत है। उसने अच्छी पर जोर देते हुए बात को मजाक में टालना चाहा। सारिम ने उसकी कोशिश को जांच कर मजीद कुछ कहने का इरादा मुलतवी कर दिया। फिर मुस्कुराकर उसे विश करता हुआ ऊपर चला गया जहाँ छत पर वाहिद कमरा अपने मुकीम का मुंतशिर था। पुख्तावर हाउस, उसका स्याह बुलंदो बाला गेट खुला हुआ था। वो दूसरी तरफ इंतहाई चौकस और खौफनाक बुल टेरर अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से उसे इसी तरह ताड़ रहा था कि वो आगे बढ़कर बेल बजाने की हिम्मत ही ना कर सकी। चौकीदार नाम की कोई चीज़ यहाँ मौजूद ना थी। गुज़श्ता 5 मिनट से वो खौफनाक कुत्ते घर के मालिकान को हज़ारा कोसों से नवाज चुकी थी। गर्मियों की तवील दोपहर अपने अख्ताम को पहुँचने के बाद भी आप सारी तपिश यहीं कहीं छोड़ गई थी। अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए उसने झिझलाकर वापसी का कसद किया ही था जबकि गन कांधे पर लटका इमारत के अंदरूनी हिस्से से चौकीदार बरामद हुआ। तवील ड्राइवे अबूर करके उसने सवालिया नज़रों से मिजाब को देखा तो उसने इंतहाई खौफज़दा अंदाज में अपना तारुफ करवा दिया। अच्छा अच्छा, जाएं जी बेगम, बड़ी बेगम साहब बड़ी देर से आपके मुंतज़िर हैं। उसके कहने पर वो एक कदम 2 कदम आगे बढ़ी थी। सुनो, आजकल हालात कुछ ठीक नहीं, तुम्हें गेट यूँ खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहे बगैर ना रह सकी। जवाब में चौकीदार हल्का सा कहका लगा के हंस दिया। और बीबी, ये जो अपना शहजादा है ना, इसका इशारा बुल टेरियर की तरफ था। मिजाब लाहौल पढ़ के रह गई। कम अज़ कम इसके नज़दीक शहजादे ऐसे नहीं होते थे। ये बेअकवा 3-4 आदमियों को चीर फाड़ सकता है। इसकी मौजूदगी में कोई बंदा कोठी के करीब फटकने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। वो अपनी मूंछों को संवारते हुए सीना फैलाकर इस तरह बोल रहा था गोया बुल टेरियर टेरियर ना हुआ अपना तारुफ करवा रहा। वो सर झटक कर आगे को बढ़ी मगर फिर रुक गई। अगर ये बेवकूफ़ 3-4 आदमियों को चीर फाड़ सकता है तो मेरा तो चंद लम्हों में ही भुर्ता बना कर रख देगा। उसने पुरसोच अंदाज पर चौकीदार ने दांत निकालते हुए उसकी जहानत की दाद दी और उसकी बुजली से खत उठाते हुए उसे अपनी मैयत में अंदर अंदर लेकर वापस पलट गया। लो लो बीबी, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। चौकीदार ड्राइवे के ऐन दरमियान में उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। पथरीली सतह पर अपने जूते की टक टक सुनते हुए उसने ड्राइवे के दोनों तरफ में पहले सब्ज घास से अटे हुए लॉन को देखा जिसकी आखिरी किनारों पर सुर्ख और सफ़ेद गुलाबों की बहुतात थी। उसके ऐन सामने सफ़ेद संगमरमर से बनी इमारत जिसका जायजा लेते हुए उसकी भटकती हुई नजरें टेरेस पर खड़े इस शख्स पर जा रुकी जिसे देखकर उसके कदम बेख्तियार और बिलारादा ही रुक गए थे। वो शख्स बिल्कुल तनहा था मगर हाथ निचान जाके जाने क्या कुछ बोल रहा था। उसके चेहरे पर शदीद ग़ज़ब ग़ज़ब और इश्तियाल नुमाया था। यूँ लग रहा था जैसे वो अपने सामने वाले को फांसी पर लटका देना चाहता हो या अपने हाथों से कत्ल कर देने का इरादा रखता हो।
मगर सामने वाला था कौन? वहाँ तो सफ़ेद दीवारें थी या एक बंद दरवाज़ा या फिर लोहे की बनी हुई ग्रिल। ओ मोहतरमा बेगम साहिबा, कमरे में आपकी मुंतज़िर है। अकम में चौक की झिंझिलाई हुई आवाज़ उभरी थी। सटपटा के शख्स से नजरें हटाई और तेरे कदमों से बरामदे की तरफ 3 सीढ़ियाँ अबूर करके सामने वाले दरवाजे में घुस गई। वहाँ एक मुतनासिब कदो-कामत की खातून सफ़ेद लिबास पहने अपने दोनों बच्चों के साथ पहले से मौजूद थी। हल्के-फुल्के मेकअप में उनके तीखे नकुश बेहद जाज़िब नज़र लग रहे थे। मेरा नाम मिज़ाब है, उसने बैठते हुए अपना तारुफ़ कराया। जी मिसेज़ मुराद मुझे आपके बारे में ख़ासी तफ़सील से बता चुकी हैं। उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल का ज़िक्र किया। मेरा नाम ज़ुबारिया फ़ैज़ान है और ये ख़ातून ने अपना तारुफ़ कराया। उसके साथ ही एक तवील गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था, जो कि कतई एकतरफ़ा थी और इस पूरी गुफ्तगू में साबका ट्यूटर की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी, अपनी बेतहाशा मसरूफ़ियत, बच्चों की पढ़ाई का बार-बार ज़िक्र किया गया था। मिसेज़ मुराद आपकी बहुत तारीफ़ कर रही थी, मगर मज़ा तो तब आए ना जब आप इनकी कही हुई बातों को हर बार सच सच साबित कर दें। आई विल डू माई बेस्ट मैडम, वो अपनी पूरी कोशिश करूँगी। मिज़ाब ने सारी बात बहुत तअम्मुल से सुनकर जवाब दिया। ओके फिर मैं चलती हूँ, बच्चे अपना तारुफ आपसे खुद करा देंगे। बच्चे अपने टीचर को हरगिज़ तंग नहीं करना, राइट? उन्होंने अपना पर्स संभालते हुए दोनों बच्चों को ताकीद की। फिर सोफे से एक कोने में घुसे आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे। माँ की बात सुनकर उन्होंने झट से इस बात में सारी लाया। उनके जाने के बाद मिज़ाब ने ज़रा खुलकर सांस लिया और दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया। माई नेम इज़ सनान, लेकिन लेकिन यार लोग मुझे सनी कहते हैं। छोटे बच्चे की आंखों में शरीर सी चमक थी। एंड माई नेम मेहरान मेहरान मानी। बड़ा संजीदा तारुफ था। मिज़ाब को दोनों बच्चे एक ही नज़र में अच्छे लगे। सो इससे थोड़ी सी फ्रेंडशिप के बाद अभी उसने किताबें खोली ही थी जब अचानक कोई दराज का शख्स दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। मिज़ाब ने सर उठाकर देखा, फुल पुलिस यूनिफॉर्म में वजाहत और मर्दानगी का शिकार उसके सामने था। पापा, दोनों बच्चे किताबें भूलकर उसकी तरफ लपके थे। हेलो पापा की जान। उसने कदरे झुककर दोनों बच्चों को अपने मजबूत बाजुओं में समेटकर एक साथ ऊपर उठा लिया। प्यार करते हुए सामने सोफे पर विराजमान हो गया। पापा, इस दफ़ा इतने दिन लगा दिए आपने। सनी ने बाप के कंधे से झूलते हुए कैप उतार कर अपने सर पे से चाली मानी। बाप के बाल संवारने लगा लगा था। पापा, आज डिनर बाहर होगा ना? पापा, कितने मुजरिम पकड़े गए, कितनों को मार पड़ी। सनी और मानी छोटे छोटे सवालों में उलझ गए थे। मिजाब की नज़रें कारपेट पर बने डिज़ाइन में जब कई मिनट तक बाप के साथ बच्चे भी उसे मुकम्मल इंतज़ार किए रहे, तो वो टोके बगैर ना रह सके। एक्सक्यूज़ मी सर। उसकी नरम आवाज़ पर उन्होंने उसकी तरफ चौंक कर देखा, गोया अब तक उसकी मौजूदगी से बेखबर हो। पापा, ये हमारी नई टीचर है। मिज़ाब और टीचर ये हमारे पापा हैं, एसपी फ़ैज़ान हसन बख्तियार। मानी ने झट दोनों का तारुफ़ करा दिया। हेलो एसपी फ़ैज़ान की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत का तासुर उभरा और मखदूम हो गया। हेलो, मिज़ाब ने ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजा के फॉर्मेलिटी निभाई। सर, ये बच्चों की स्टडी आवर्स है, इसलिए अगर आप उसने बात दानिस्ता अधूरी छोड़ दी थी। यस ओके बॉयज़, यस व्हाई नॉट। उसने फ़ौरन दोनों बच्चों को गोद से उतारा। ओके बॉयज़, पहले जमकर पढ़ाई करो, उसके बाद ये लाड प्यार चलेगा। एक बार फिर दोनों बच्चों को प्यार करते उठ खड़े हुए सनी और मानी बुरे बुरे में मुंह बनाते दोबारा किताबें खोलने लगे। जब वो मुख्तावर हाउस से बाहर निकली तो सलोनी शाम पूरी तरह फिजा पर अपना डेरा जमा चुकी थी। वो सुबह की निस्बत खुद को काफ़ी थका हुआ महसूस कर रही थी। महज ज़रा से चेंज के लिए मैं कितना ख्वार हुई हूँ आज। उसने स्याह कोलतार की हमार सड़क के किनारे चलना शुरू कर दिया, जिसके दोनों तरफ कोठियों के सामने एक तवील कितार में लगे हुए यूकलिप्टस के तवील कामद दरख्त उस पर झुके चले आ रहे थे। घर से बख्तावर हाउस तक का सफ़र उसने पैदल ही तय किया और अब वापस भी पैदल ही जाना था। पूरे वजूद की थकन बस उसके उठते उठते गिरते कदमों में आकर सिमट गई थी। न जाने क्यों उसे अपने आप पर तरस आने लगा। अगर उसे पछताने की आदत होती तो पूरे दिन में खर्च करने वाले हज़ारों 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 पर रुपयों पर हज़ार मरतबा पछता चुकी होती। अगर वही रुपये बैग में मौजूद होते तो इतनी मुशक्क़त ना झेलनी पड़ती। मगर पलट कर देखना या गुजरे हुए लम्हों में नूहा करना वो कब कब भूल चुकी थी। जो है जैसा है कि बुनियाद पर वो अपनी नज़र अपनी नज़र बस सामने रखना चाहती थी। जब किस्मत का लिखा मिटाया नहीं सकते और तकदीर के फैसलों से टकरानों की हिम्मत नहीं, तो फिर सूदो ज़िया का हिसाब क्या रखना। घर में दाखिल होते ही उसकी सोच इस नुक्ते पर आकर ख़त्म होगी। मिजाब जानू, इतनी देर मामा बेताब होकर की तरफ लपकी। अरे सारिम ने आपको बताया नहीं? हाँ बताया तो था, मगर मगर आप परेशान होगी दिल की हाथ तो मजबूर होके, है ना? उसने खुद को शाज पे जाहिर करने की पूरी कोशिश की, फिर उनका हाथ हमें कमरे में आ गई। हाँ, मुझे तुम्हारी बेहद फ़िक्र रहती है मिज़ाब। उन्होंने उसके दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम लिया था। सारा दिन इसी सोच में गुजर जाता है कि क्लास में ढेर सारे चीखते चिल्लाते उधम मचाते बच्चों को कैसे काबू करती होगी तुम, और कैसे भांत भांत के लोगों के दरमियान बसों व अगनों में सफ़र करती होगी तुम। मिज़ाब ने देखा फ़िक्र और परेशानी उनके चेहरे पर
बंद होकर रह गई थी। ओ मामा, ये किन सोचों में रहती हैं आप? मैं तो एक-एक चीज़ को एन्जॉय करती हूँ, ऐश करती हूँ सारा दिन। कभी यहाँ तो कभी वहाँ। आपकी तरह सारा दिन घर में बैठी रहूँ ना तो बीमार पड़ जाऊँ। आप ख़वाह परेशान मत हुआ करें। उसने कॉटन का दुपट्टा गोल-मोल करके चारपाई पर फेंकते हुए कहा, तो और क्या करूँ, ये बीमारी तो मेरी जान को चिपक गई है, वरना मैं भी कहीं जॉब कर लेती और कुछ नहीं तो छोटा-मोटा बुटीक ही स्टार्ट कर लेती। छोड़े मामा, ये जो कुछ हमारे पास है क्या कम है हम दोनों के लिए? वो मामा को हसासियत की ज़द में आते देखते हुए धीरे-धीरे से बेनियाज़ी के गुंबद में सिमटने लगी थी। मामा उसकी बात पर चुपचाप सर झुका गईं। वो पाँव जूतों की कैद से आज़ाद करके दीवार पर लगे मैले से आईने के सामने आ खड़ी हुई थी। मज़ाक क्या, हम सारी ज़िंदगी यूँ ही गुज़ारेंगे? मामा के लहजे में यासियत अमेज़ उदासी घुली हुई थी। उसने पलट कर देखा, वो सर झुकाए किसी गैर मर्जी नुक्ते पर नज़रें जुमाए बैठी थी। उसने मामा के बदन पर रेशम मामा ख्वाब के सिवा कोई दूसरा कपड़ा ना देखा था, मगर अब वो इंतहाई कम कीमत सूती लिबास पहने हुए थे। हीरे से मुज़य्यन जुड़ाव कंगन पहनने की आदि कलाई बिल्कुल सूनी थी। सुर्ख सफ़ेद बिशाज चेहरे ने ख़ज़ा की सारी जर्दियाँ अपने नकूश में समेट ली थी। क्यूटेक्स से सजे रहने वाले गुलाबी नरम हाथ, नाजुक हाथ अब खुरदरे हो रहे थे। छोटे बर्तनों का मैल कुचैल उन पर जमकर रह गया था। झूठे बर्तनों का मैल कुचैल उन पर जमकर रह गया था। वो मामा थी जो पानी का गिलास भी मांगती थी तो नौकरों की एक लाइन उनके सामने आ खड़ी होती थी, और अब उसकी आंखें डबडबा सी गईं। हाय अब वक्त तेरी करिश्मा साजियाँ, ये तेरे अजीब निराले खेल, मज़ाक क्या, हम सारी ज़िंदगी यूँ ही गुजार देंगे? उसने चौंक कर मम्मा को देखा। उसे लगा मम्मा भी उसी की तरह हसीन माजी की खुशरंग तितली के पीछे भागी हुई हैं होंगी, और जब ये तितली उनके हाथ से फिसल कर उड़ गई होगी तो उन्होंने उंगलियों की पोरों पर उतरे चंद रंग और अपनी खाली हथेली देखी होगी, तो इसी की तरह उनका दिल भी कट कर रह गया होगा। तो गोया मैं और मामा इतनी देर से एक ही लम्हे की दहलीज पर खड़े थे, इससे पहले कि मामा एक बार फिर अपना सवाल दोहराती हुई तेजी से बाहर निकल आई थी। मामा को क्या मालूम, ये सवाल मैं दिन में खुद से 1000 बार पूछती हूँ। कभी बस स्टॉप पर खड़े होकर, कभी नहर के किनारे चलते हुए, कभी कोलताट की स्याह सड़क को अपने थकन ज़दा कदमों से रौंदते हुए, कभी स्याह बोर्ड पर बच्चों को फार्मूला समझाते हुए। हर बार ही इस जमा तफरीक का हासिल एक बड़ा सा सवालिया निशान होता है, और मैं हमेशा सोच में पड़ जाती हूँ कि मैं इस सवाल को हल भी कर पाऊंगी या नहीं। सामने लॉन का मंजर देखकर और बरामदे की सीढ़ियाँ उतरते हुए रुक सी गई। वो 15-20 दिनों से मुतवातर यहाँ आ रही थी, और इस शख्स की हरकत अक्सर उसे ठुठका देती। वो शख्स या तो खपती था या फिर ज़हनी ब्रीज। जब जब भी हर वक्त अजीबोगरीब हरकत करता रहता। मज़ाक में हमेशा उसे देखकर अफसोस के एहसास में गिर जाती। बेशक वो शख्स इंतहाई पुरकशिश था, उम्र भी और मुश्किल 26-27 साल हो गई। ऐसे में उसकी दीवानों जैसी हरकत यकीनन बहुत तकलीफ दे थी। इस वक्त भी वो लॉन के बीचों बीच अपने दोनों बाजू उस्मान की तरफ फैलाए खड़ा था। फासला ज़्यादा होने की वजह से उसके अल्फाज तो ना सुन पाई थी, मगर हलते हुए होंठ वाज़िया तौर पे सुनाई दे रहे थे। अब वो दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचते दो जानू होकर ज़मीन पर बैठ गया। उसके चेहरे के तासुरात बदल रहे थे। फिर वो धीरे-धीरे हँसने लगा, और फिर यकायकी उसकी हँसी फलक शिवाफ के हक्कों में बदल गई। मिज़ाब का दिल दुख से भर गया। यकीनन उस शख्स पर दीवानगी का दौरा पड़ रहा है। वो बेतहाशा हँसते हुए आगे की जानिब कदरे झुक गया, और जब उसने सर उठाया तो हिचकियाँ लेकर रो रहा था। और मेरे खुदा, वो तो हमेशा से कमज़ोर दिल की थी। किसी बच्चे की आंख में आंसू देख लेती तो घंटों उदास रहती, और अब इस ऊंचे लंबे मर्द को यूं आंसू बहाते देखकर उसका बस नहीं चल रहा था कि वो खुद जाकर उसके साथ धाड़े मार मार कर रो दे, या फिर नन्हे बच्चों की तरह उसके बाल संवार कर उसे थपकियां देते हुए सारे आंसू अपने हाथों से पोंछ डाले। उसने निचला होठ दांतों तले दबाकर बमुश्किल खुद को रोने से बाज रखा था। तभी इशक ने जरा सा रुख मोड़कर उसकी तरफ देखा तो उसके यूं मुतवज्जा होने पर अपनी जगह गड़बड़ा कर रह गई, जबकि दूसरी तरफ वो भी अपनी जगह साकत हो गया था। मजाक ने बैग के स्ट्रैप को अच्छी तरह कंधे पर जमाते हुए कदम फौरन आगे बढ़ा दिया। अगरचे वो किसी हद तक नफसियाती मरीज लगता था, मगर ऐसा पागल भी ना था कि यूं मुंह उठाए। उसकी हरकत से लुत्फानंदोज होती रहती। वो गेट्स के करीब पहुंचकर उसने पलट कर देखा। वो दोनों हाथ पुष्प पर जमाए सर झुकाए इमारत के अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रहा था। वो तासुब से सर हिलाती गेट पार कर गई थी, और न जाने क्यों ये मंजर उसके सांप पर इस तरह सवार हुआ कि ना सिर्फ रास्ते पर उसके बारे में सोचती रही, बल्कि घर आकर चाय पीते हुए उसने बेख्तियारी सारिम से इसका जिक्र भी कर डाला। जवाबन वो भी इजहार अफसोस करता रह गया। वो कौन है? एसपी साहब का छोटा भाई है। उसका कोई इलाज वगैरह तो हो रहा होगा ना? उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर तसल्ली अमेज़ लहजे में कह रहा था, मालूम नहीं, मैंने इस बारे में किसी से पूछा ही नहीं। उसने कंधे झुकाकर लाइल्मी का इजहार किया। मेरा ख्याल है कोई ना कोई इलाज जारी होगा। जाहिर है पढ़ी लिखी फैमिली है,
यूँ इसकी तरफ से गफ़लत तो नहीं बरत सकती है ना। ख़ैर अगर तुम इस वक़्त फ़ारिग हो तो मेरा ये नया कॉलम देख लो ताकि मैं शाम तक उसे एडिटर की मेज़ तक पहुँचा सकूँ। सारिन ने बात बदल कर राइटिंग टेबल से अपना कॉलम उठाकर उसे थमा दिया। वो इन दिनों एक हफ़्तावार मैगज़ीन में कॉलम लिख रहा था। मेरा ख़्याल है नीचे जाकर ज़रा तसल्ली से इसका पोस्टमार्टम करती हूँ। वो पेपर हाथ में लेकर उठ खड़ी हुई। सारिन के घूरने की परवाह किए बगैर मुस्कुराती हुई सीढ़ियाँ उतर रही थी। वो तैयार होकर किचन में आई तो मम्मा बड़ी नफ़ासत से गोल-गोल पराठे तवे पर डाल रही थी। सानम भी नाश्ते के बाद यही मौजूद था। वो भी चौकी घसीट कर उसके पास ही टिक गई थी। मामा ने खस्ता से पराठे पर अचार की फाँक रख के चंगेरी उसके सामने सिरका दी थी। वो पराठे की खुशबू से उसका दिल उलटने लगा था। मालूम नहीं क्यों इतना अरसा गुजरने के बाद भी वो खुद को इस मामूल का आदी नहीं बना सकी थी। उसने चाय का कप भरकर सामने रख लिया। और ये सानिम भी तो इस पराठे और अचार के साथ डटकर नाश्ता करता है। उसने कनखियों से कॉलेज जाने के लिए तैयार बैठे सारिम को देखकर जो 1.5-2 पराठे अचार से खाने के बाद अब मज़े से गर्म चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। उसने बादल नखास्ता पराठे का नवाला तोड़कर अचार घिसाया और मुँह में रख लिया। मामा ने तवे पर रोटी डालते हुए ज़रा की ज़रा उसकी तरफ देखा। उसे बेचारगी से नवाला हलक से नीचे उतारते देखकर उनके हाथ कदरे सुस्त पड़ गए। मिज़ाब अगर दिल नहीं चाह रहा तो अंडा बना दूँ? उन्होंने पुकारा तो मिज़ाब ने अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर संभलते हुए मुस्कुरा दी। इट्स ओके मम्मा। उसने अगला नवाला मुँह में डालते हुए कदरे उजरत का मुज़ाहरा किया और फिर आधा पराठा सिर्फ़ और सिर्फ़ मम्मा की खातिर खाया था। वो जानती थी कि वो नहीं खाएगी तो मम्मा का सारा दिन इसी टेंशन में गुजर जाएगा। ब्रेड जैम पोरिज मक्खन अंडे टोस्ट जूस क्या कुछ नहीं होता था डाइनिंग टेबल पर। तब भी ये नाश्ता करते वक्त हजार नखरे दिखाती थी। और अब मैंने कभी भूले से भी किसी चीज़ पर मुंह बनाते नहीं देखा। इस दफ़ा तनख्वाह मिलेगी तो मैं ज़ाब के लिए अलग से जैम वगैरह मंगवा कर रखूँगी। मामा ने जल्दी नाश्ते से आज खींचते हुए सोचा था। सारिम की वालदा फिरदौस खाला की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मिज़ाब ने जाने से पहले उनका हवाल दरियाफ्त किया। हस्ब मामूल उनकी परेशानी पे प्यार करते हुए उन्होंने ढेर सारी दुआएं उसके साथ की थी। मामा बावर्ची खाने में मसरूफ़ होने की वजह से उसे दरवाजे तक छोड़ने तो ना आ सकी, अलबत्ता उनकी नज़रों ने किचन की खिड़की से डेयरी तक उसका ताक़ुब किया था। दरवाजे के सामने बनी खस्ता हाल सीढ़ियों पर कदम मजबूती से जमा कर जब वो गली में आई तो अजीब सी बेजारी और खौफ ने उसे सरतपा अपने असार में ले लिया। एक दफ़ा फिर वही रास्ते उसके कदमों तले आकर ठहर गए थे जो कभी तो उसके ख़्यालों में बहुत गम होकर लम्हों में सिमट जाता था, कभी-कभी उकताहट और मायूसी की ज़द में आकर सदियों पे मुहीत हो जाते थे। वही गली के मोड़ पर परचून और पान की दुकानें, वही बस स्टॉप पर भाँत-भाँत के लोग, वही खटारा सी लोकल बस और दमे की आखिरी स्टेज पर पहुंचते हुए मरीज की तरह हामता हूँ अंजन, वही तेल से चिपड़े बाल और सुर्ख मफलर वाला कंडक्टर जो दरीना शनासाई की बदौलत ना सिर्फ दांतों की नुमाइश करके उसे सलाम करता था बल्कि उसके लिए मखसूस सीट खाली करवाना भी अपना अबलीन फ़र्ज समझने लगा था। और फिर पीपली वाले साईं, वही स्कूल, वही बच्चे, वही शोरो गुल, वही वजूद में घर करती थकन। और जब पूरे दिन की ये मुशक्क़त भरी बेजारी अपनी इंतहा को पहुंचती तो उसकी कनपटियों में जैसे थोड़े बरसने लगते। टीचर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मानी की आवाज़ पर वो चौंक सी गई। उसे दोनों हाथों से कनपटियाँ दबाते देखकर वो फ़िक्रमंद सा हो गया था। हाँ बस ज़रा सा सर में दर्द है। उसे टालकर वो सनी की तरफ मुतवज्जा हो गई। मानी फ़ौरन ही वहाँ से खिसक गया। जब वापस आया तो मुलाज़मा चाय का कप हाथ में लेकर उसके साथ आई थी। मम्मा पापा के सर में जब भी दर्द हो वो चाय ज़रूर पीते हैं। थैंक यू मानी। मिज़ाब को उस पर टूट कर प्यार आया। काम चूँकि ख़त्म हो चुका था इसलिए दोनों बच्चे किताबें समेट कर उठ गए। वो इस वक्त वो चाय के आखिरी घूंट ले रही थी जब को तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आया। सीढ़ियाँ चूँकि मिज़ाब के अक़ब में थी इसलिए वो फौरी तौर पर आने वाले को ना देख सी, मगर जब कदमों की चाप एकदम ही रुक गई तो पलट कर देखने पर मजबूर हो गई। एसपी साहब का भाई था। आखिरी सीढ़ी पर पाँव रखते हुए वो गलवा उसे देखकर भी ठटका था। और मिज़ाब की आंखें को देखकर उसकी आंखों में वही चमक उभरी थी जो उसने एक सानिये के लिए मिज़ाब को चुकाकर उसकी तरफ से रुख मोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने चाय का कप मेज़ पर रखा और अपना बॉल पॉइंट और डायरी बंद करके बैग में रखने लगी। वो दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले ऐन सामने आकर रोका और जिन गहरी नज़रों से उसे देख रहा था वो ठिठक के रह गई। जो कुछ भी है आखिर है तो पागल ना, पागलों से क्या वही। उसे अपने चारों तरफ घूमता देखकर वो दिल ही दिल में गड़बड़ा कर रह गई। पर्स की जिप बंद करके उसने जब फ़ौरन झुक कर सैंडल पहनी तो खिलाफ तो तवक्का तो मौका मिलते ही जो मौका मिलते ही इस पे आदत वो उतार चुकी थी। अभी वो सीधी भी ना हुई थी जब अचानक धम से उसके बराबर आ बैठा इस गैर मुतवक्का हरकत पे उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। वो सिटपटा के एक सेकंड की देर किए बगैर उठी, मगर वो अगले ही लम्हे उसकी कलाई अपने
मजबूत हाथों में लेकर एक झटके से उसे अपने बराबर बिठा चुका था। मेज़ाब को अपने आसान फ़ौरत से बेशतर ख़ता होते महसूस हो रहे थे। डरते उसकी तरफ देखा जिसके होठों पर पुरस्कार से मुस्कुराहट खेल रही थी। छोड़ो मुझे, उसने बेमुश्किल थूर निकलकर खुद को छुड़ाना चाहा। देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मगर तुम्हें मेरी एक बात सुननी होगी। बहुत ही नरम दोस्ताना लहजे में उसे मुखातिब था। कलाई पर मौजूद अगरचे झुकी थी। उसने सुन रखा था कि दीवानगी की हालत में नफसियाती मरीज बाद गैर मामूली ताकत और कुव्वत का मुजाहरा करते हैं। सो अब इस तजर्बे ने उसे मजीद हरासा कर दिया था। उसे अपनी कलाई का खून रुकता हुआ महसूस हो रहा था। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। मेराब की भरपूर कोशिश के बावजूद उसकी आईनी उंगलियों में जंबिश ना हुई थी। सुनोगी ना? वो बेयकीन था। हाँ ज़रूर, हाँ सुनूंगी। मेज़ाब ने फौरी इकरार पर उसने उसका हाथ छोड़ दिया। मेज़ाब ने मुश्किल खुद को फौरी तौर पर उठने से बाज रखा था। सुनो, ऊपर मेरे कमरे में एक लाश पड़ी है। उसने सरगोशी की थी। क्या? उसके होठों से निकलने वाली चीख में साख्ता थी। आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। उसने होठों पर उंगली रख के सरगोशी के अंदाज में तनबीह की थी। मेज़ाब की आंखें हैरत या शायद खौफ की वजह से फैल गई थी। वो तो उसे थोड़ा सा नफसियाती मरीज समझा करती थी, मगर वो तो पूरे का पूरा पागल निकला था। सुनो, तुम जूलियस को जानती हो? मेज़ाब से सवाल कर रहा था जो नासमझी के आलम में मुंह खोले पटी पटी आंखों से उसे देखे जा रही थी, जो ब्लैक जीन्स सफेद फ्राक शर्ट और सलीके से बने वालों के साथ कहीं से भी ज़हनी तौर पर खिसका हुआ नहीं लग रहा था। मगर उसकी आंखों की पुरस्कार चमक, होंठों पर खेलती मुस्कुराहट, उसकी बातें, उसका अंदाज, और मेरे खुदा उसे लगा वो बुरी तरह फंस चुकी है। वह मुश्किल थूक निकलते हुए उसने किन अखियों से अपने तरफ में देखा। मुलाजमा सनी और मानी के साथ अभी कुछ देर कबल ही ये बाहर निकली थी, और चौकीदार जूलियस को मारिया से बेहद मोहब्बत थी। तुम जानती हो ना, मारिया बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, मगर थी बहुत स्टूपिड। वो जाने क्या क्या कुछ कहे जा रहा था। मेज़ाब को कुछ मालूम ना था, बल्कि उसकी समातें इस काबिल थी ही कहाँ कि वो कुछ सुन पाती। वो तो दम सादे कन अखियों से उसे उठता हुआ देख रही थी, और जब यूं ही बात करते करते वो ज़रा सा घूमा, उसकी पुष्ट मेज़ाब की तरफ हुई, तो अपनी जगह से थोड़ा सा सिरक गई थी। फिर उसे अपनी किसी बात में इस कदर मुनहिक जानकर उसने फुर्ती से वहां से उठना चाहा, मगर वो इससे ज्यादा फुर्तीला निकला। एक झटके से उसे धक्का देकर वापस सोफे पे गिराया और कड़े तेवरों के साथ उस पर झुक गया। अब अगर तुमने अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी की तो याद रखो, आई विल किल यू। आंखों में उतरती हद दर्जा खूनख्वारियत और वहशत मेज़ाब के पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ा दी थी। इंतहा सर्दो सपाट आवाज़, लहजे का खुरदरापन, मेज़ाब के हलक से उबलती चीखें अंदर ही अंदर दम तोड़ रही थी, और मालूम नहीं बेताशा खौफ की हद बहादुरी से जा मिली थी, या उसको ढीला पड़ते देखकर मेज़ाब की हिम्मतें मुजतमा हो गई थी। जब उसने पूरी कुव्वत से शख्स को परे धकेला, खुद बर गिरफ्तारी से वहां से उठकर भागी। इस अंधाधुंध कोशिश के बावजूद वो बुरी तरह साइड टेबल से टकराई थी। खुद को संभालने की कोशिश के बावजूद वो लड़खड़ा गई, और दायां हाथ सीधा उसकी कुर्सियों पर जा पड़ा, जो साइड टेबल से गिरने वाले गुलदार की थी। बेख्तियार ही उसके मुंह से कराह निकली, जिसने उसे हैरान और परेशान और साकत वजूद को मुतहर्रिक कर दिया। अरे रुके, जस्ट अ मिनट। वो गालिबन उसके पीछे लपका था, मगर मिजाब एक भी नज़र उस पर डाले बगैर अपनी जगह से उठकर बाहर भागी। ड्राइवे से गेट तक का फासला उसने बुरी कुव्वत से भागते हुए अबूर किया था। चौकीदार हस्बे आदत गेट पर मौजूद नहीं था, वरना उसे यूं भागते देखकर ना जाने क्या कह समझता। गेट से बाहर निकलकर तवील सुनसान सड़क पर उसने तकरीबन भागते ही तय की थी, और जब सड़क के अख्ताम पर मोड़ काटते हुए उसने एक दरख्त का सहारा लिया तो दिल सीना तोड़कर बाहर निकलने को बेताब हो रहा था। सांसें बुरी तरह एक दूसरे में उलझ रही थी और हलक में जैसे कांटे से उगाए थे। मजीद पैदल चलने की हिम्मत ना रही तो उसने हाथ देखकर करीब से गुजरती टैक्सी को रोक लिया। एड्रेस समझाते उसने लाशोरी तौर पर ड्राइवर को बगौर देखा था। बैठे जी। ड्राइवर ने उसे एक एक टक अपनी तरफ देखता पाकर गिड़बड़ा कर कहा। वो एकदम चौंक गई और खुजल सा दरवाज़ा खोलने लगी। आज तो हर शख्स की जहनी हालत पर शुबा हो रहा है, उसने बैठते हुए परेशान होकर सोचा। मिजाब, तुम कुछ रोज से जुबारिया की तरफ ना ही जा रही क्या? प्रिंसिपल साहबा के ऑफिस में कुर्सी संभालते हुए चौंक सी गई थी। और अभी ये पूछेंगी तो क्यों नहीं जा रही तो क्या कहूँगी? मैं एक पागल से खौफजदा हूँ। तुमने बताया नहीं? मिर्ज़ा जुबारिया का कई मरतबा फ़ोन आ चुका है। वो पूरी तरह उसकी जाने में मुतवज्जा थी। जी, वो मेरी वालदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए उसने बिला इरादा ही झूठ बोला। कमाल है भई, तुम इस कदर गैर जिम्मेदार तो कभी नहीं रही थी। अगर मसरूफ़ थी तो फ़ोन पर ही उन्हें अपने ना आने की इत्तला दे देती, और यूँ भी 1-2 घंटे की तो बात होती है। इतना ज़्यादा वक्त बचाकर तुम क्या करती होगी? उल्टा बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। वो तखवत से उसकी गैर जिम्मेदारी जता रही थी। मैडम, बात यह है कि मेरे लिए इतना सारा वक्त निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं उन्हें बताना चाह रही थी कि वो उन्हें पढ़ाने नहीं
कि वो उन्हें पढ़ाने नहीं जा सकेगी, मगर ऐन उस वक़्त फ़ोन की बेल बज उठी और फिर प्रिंसिपल साहब वो फ़ोन पे इस तरह मसरूफ़ हुई कि बाकी बाकी बात कहने की असर दिल में लिए वहाँ से उठ गई। कैसा वक़्त आ गया हम पर, अब ऐसे लोगों की डाँट भी सर झुकाकर सुननी पड़ेगी। प्रिंसिपल साहिबा का लहज़ा उसे रास्ता भर सुलगाता रहा। इस वक़्त भी उसका मुँह बना हुआ था, गली में दाखिल हो रही थी। सामने से सारंग को डॉक्टर के साथ देखकर वो ठिठक सी गई। अमूमन जब मम्मा की तबीयत ख़राब होती थी तो किसी डॉक्टर को घर बुलाया जाता था। फिर वो परेशान हो उठी थी, कदमों की रफ्तार खुद ब खुद तेज़ होगी। सारंग दोनों हाथ पुष्प पर बांधे गालिबन पूरी तवज्जो से डॉक्टर की बात सुन रहा था, इसलिए इस पर नज़र पड़ने के बावजूद उसने किसी रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया था। सारिम करीब पहुँचते ही उसने आहिस्तगी से उसे पुकारा, तब वो ज़रा-सा चौंक गया। हाँ, खैरियत है? तुम घर चलो, मैं आता हूँ। उसे सवालिया नज़रों से डॉक्टर की तरफ देखता पाकर उसने तसल्ली-अमेज़ लहजे में कहा, मगर चेहरे पर कदरे परेशानी के तासुरात मौजूद थे। वो होंठ काटती तकरीबन भाग के घर में दाखिल हुई। सेम बरामदा खिलाफ़े मामूल इस वक़्त खाली था, वरना अमूमन इस वक़्त फ़िरदौस खाला और मम्मा बरामदे में तख़्त पर मौजूद होती थी। वो अपना बैग वहीं तख़्त पर फेंक कर कमरे की तरफ बढ़ी। जब उसने मामा को बिस्तर पर निढाल पड़े देखा, तो दिल बहुत गहराई में डूबकर उभरा था। उनका ज़र्द चेहरा, खुश्क होंठ, बंद आँखें, उनकी कमज़ोर-सी हालत ने जैसे उसकी सारी तमन्नाइयाँ निचोड़ ली थी। क्या हुआ है? उसने डरते-डरते फ़िरदौस खाला को देखा, जो मम्मा के सराहने बैठी बड़ी मोहब्बत से उनके बाल सहला रही थी। उनकी बात में मम्मा ने धीरे से आँखें खोल ली। उसकी तसल्ली के लिए नकाहा से मुस्कुरा दी, कुछ नहीं बेटा, बीपी बहुत बढ़ गया था, डॉक्टर दवा देकर गया है, अभी कुछ देर में भली चंगी हो जाएंगी तुम्हारी मम्मा। खाला ने उसे बताया तो वो मामा का हाथ थामकर वहीं उनके पास टिक गई। डॉक्टर कह रहा था, हर वक्त का सोचना इनके लिए ठीक नहीं, ज़हन को सुकून की ज़रूरत है। मगर ये मानती कहाँ है, ना डॉक्टर की ना मेरी। जब देखो परेशान, जब देखो मुतफक्कर, पैरों एक ही जगह बैठकर न जाने क्या तलाशती रहती हैं फ़िज़ाओं में। खाला की प्यार भरी डाँट पर मम्मा धीरे से मुस्कुराने लगी थी। मैंने तो हज़ार बार कहा है, दिल की बात मुझसे कह लिया करो, दिल का बोझ हल्का हो जाता है, मगर ये आपा कहती है मगर समझती नहीं। ऐसी बात मत करें आपा, खुदा के लिए मुझे अपने आप ही का आसरा है। मम्मा ने उनका हाथ थाम कर कहा तो वो मुस्कुरा दी। अच्छा मेरा ख़्याल है, मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ, बच्ची भी भूखी हो आई होगी। उसके जाने के बाद मम्मा ने अपनी नज़रें उसके चेहरे पर टिका दी। दिस इज़ नॉट फेयर मम्मा, उसने आँखों में उन्हें सरज़निश की थी। आप तो कहती हैं आप बहुत मुतमईन, बहुत पुरसुकून हैं। इसकी बात पर मम्मा ने यूँ नज़रें झुकाईं जैसे कोई बच्चा अपनी चोरी पकड़े जाने पर नादिम होता है। मम्मा आखिर क्यों आपने इन हालात को ज़हन पर सवार कर रखा है? क्यों हम वक़्त माज़ी की राह कुरेदती रहती हैं, जिसमें छुपी चिंगारियाँ आपको लम्हा भर में भस्म करके रख देती हैं? मेरी तरफ भी तो देखिए। वही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है जो आपके साथ बीता है, मगर मैंने इसमें अपनी जान का रोग बनाकर नहीं बैठी हुई। मैं तो आज भी जीने का हौसला रखती हूँ मम्मा। उसने उसके लिए मैं बीते हुए वक़्त से बेनियाज़ हो चुकी हूँ और आने वाले दिनों को हवा बनाकर सर पे सवार नहीं कर रखा। आप भी खुद को हालात के दायरे पर बहने दीजिए मम्मा। बिलीव मी, जितना जीना सहल हो जाएगा आपके लिए। वो धीरे-धीरे मामा का स्टेमिना बढ़ा रही थी, मगर कब तक हम दोनों यूँ ही आँसू से भरी लबालब आँखें झलक गई तो वो होंठ भींच कर रह गई। क्या हुआ मामा हमें? हम अब भी बहुत से लोगों से अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। क्या फ़िरदौस खाला, सानिम और दूसरे बहुत से लोग हमारी तरह नहीं जी रहे? उसने बशाश लहजे में मामा की सारी तवानाइयाँ अपने अंदर जज़्ब कर लेनी चाहिए, अब मम्मा की सारी मायूसी अपने अंदर जज़्ब कर लेनी चाहिए थी। तुम समझती क्यों नहीं मिज़ाब? ये गुर्बत मुझे तंग नहीं करती, ये हसरत हमारी मजबूरी है। मैं इससे समझौता कर चुकी हूँ। मेरी फ़िक्र, मेरी परेशानी तुम हो मिज़ाब। तुम्हारी वजह से मेरी रातों की नींदें उड़ गई हैं। उनके नामालूदा लहजे पर वो बेबसी से होंठ काट के रह गई। ये ख़्याल मेरे लिए सुहाने रूह बनकर रह गया कि अगर मम्मा प्लीज़ न जाने उसे क्या हुआ था। उसने तड़प के मम्मा के होठों पर हाथ रख दिया। इस तरह की बातें मत करें। अपने साथ-साथ आप मुझे भी नाउम्मीदी के अंधेरों में धकेल देंगी। मैं अभी मायूस नहीं हुई मामा। वो उँगलियाँ चरखाती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमारी सोच, ख़्याल, हमारे वहमो-गुमान में भी नहीं होता। मैं भी किसी मोज़े की मुंतज़िर हूँ, हो सकता है ऐसा ही कोई लम्हा हमारी ज़िंदगी में भी आ जाए। उसने बड़ी उम्मीद से मामा की तरफ देखा और शायद उसकी परेशानी के ख़्याल से ही वो मुस्कुरा दी थी। हम दोनों को इंतज़ार करना चाहिए। उसने बड़ी मामूमियत से मामा की हौसला बढ़ाती नज़रों को देखा और फिर पलकें झपक-झपक कर सारे आँसू अपने अंदर ही उतार लिए थे। अगली सुबह मम्मा की तबीयत के पेश नज़र वह स्कूल से छुट्टी करना चाह रही थी, मगर मम्मा और फिरदौस खाला के इसरार पर वो जाने के लिए तैयार हो गई। ओके मम्मा, मैं चलती हूँ, अपना ख़्याल रखिएगा। वो हाँ, मेरी वापसी तक आप बिल्कुल ठीक-ठाक हों। आपको बिल्कुल ठीक-ठाक होना चाहिए। राइट, उसके कहने पर मम्मा इस बात में सर हिलाते हुए मुस्कुरा दी। अपना दवाइयों वाला नुस्खा दे दें, मैं वापसी पर दवाई लेती आऊँगी। वो दरवाजे की तरफ जाते हुए पलट गई। तुम रहने दो, सारिम ले आएगा। वो बेचारा पहले ही ढेरों ज़िम्मेदारी के लिए फिरता है। कम से कम जो काम हम कर सकते हैं वो तो खुद करें। रास्ते में कई मेडिकल स्टोर आते हैं, वहाँ से ले लूँगी।
उसने खुद ही नुस्खा उठा के बैग में डाला, अलमारी के मखसूस खाने से पैसे निकालने लगी, जहाँ जहाँ पर महज चंद रुपए बरामद होने पर वो हैरत से मम्मा को देखने लगी। जवाबन वो नजरें चुरा गई। असल में कल डॉक्टर की फीस और दवाइयों से जो रुपए खर्च हुए थे वो सारम की फीस के थे, इसलिए मैंने जमाशुदा रकम से उसे दे दी। वो तो नहीं ले रहा था, मैंने ज़बरदस्ती ही। खैर कोई बात नहीं, जब तनख्वाह मिलेगी फिर ले आना। मम्मा बिस्तर की चादरों से नादिदा गर्द झाड़ने होते हुए बता रही थी। वो अपनी कैफियत को अंदर ही अंदर दफन करके खुद को नॉर्मल जाहिर करती कमरे से बाहर निकल आई, जहाँ सारिम सीटी पर किसी गाने की धुन बजाते हुए अपनी मोटरसाइकिल चमका रहा था। हाँ भी बादशाह, किधर के इरादे हैं? कहो तो आज इनकी शाही सवारी पर बैठा के स्कूल छोड़ आऊँ तुम्हें? उसे देखते हुए पुकार बैठा। नो थैंक्स, क्योंकि मुझे यकीन है कि जब हम स्कूल पहुंचेंगे तो ये साइकिल के हिस्सों में बढ़ चुकी होगी या फिर मैं। वो इत्मीनान से कहकर आगे बढ़ गई, जबकि सारिम की घूरती नज़रों ने उसे बहुत देर तक उसका ताक़ुब किया था। क्या करूँ, सारा दिन ये सवाल उसे वक्तन फ़ौक़न तंग करता रहा। तनख्वाह मिलने में भी कुछ दिन बाकी थे। वो इतने दिन दवाइयाँ ना खाने से ज़ाहिर है मम्मा की तबीयत मज़ीद ख़राब होती। फिरदौस खाला से उधार लेना उसलिए मुनासिब नहीं था कि खुद उनके पास कोई मुस्तकिल ज़रिया माश नहीं था। कपड़ों की सिलाई से गुज़र बसर होती थी। अगर जो ट्यूशन और तनख्वाह के साथ इन दोनों माँ बेटी का गुजारा ना था, मगर उसकी अना और इज़्ज़त नफ्स भी ये गवारा नहीं करती थी। अगर फिरदौस खाला ने हमदर्दी में आकर उन्हें अपने यहाँ पनाह दे रखी है तो इन पर मज़ीद बोझ नहीं तो उन पर तो मज़ीद बोझ ना बन जाए। 100 महीने के आगाज़ में वो कुछ ना सिर्फ बिजली गैस पानी के बिलों में हिस्सा डाल दिया करती थी, बल्कि घर का कुछ सौदा सलफ लाकर बकाया रकम मम्मा को थमा दिया करती थी। और ये रकम कभी तो मम्मा के इलाज की नज़र हो जाती, कभी बसों वैगनों के किराए में खप जाती। आखिर में उसकी समझ में ये बात आई थी कि वो एडवांस में तनख्वाह ले लेगी, लेकिन जब प्रिंसिपल साहिबा ने उसकी नहायत आजी से की गई दरख्वास्त को चुटकियों में उड़ा दिया, तो इसका जी चाहे वो उनके फूले फूले गालों पर थप्पड़ों की बारिश कर दे। और हाँ, वो एसपी की मिसेस का फ़ोन आया था। मिसेस साहब, आप क्या करती फिर रही हैं? इतनी छुट्टियाँ करने का क्या मतलब है? अगर नहीं पढ़ा सकती तो जाकर हिसाब बेबाक करो। और उन्हें जवाब दिया, वो बेचारी किसी और ट्यूटर का बंदोबस्त करें। बेमज़ाब, सच तुमने मुझे शर्मिंदा करवा दिया उनके सामने। वो बददिली से उनके सामने खड़ी रही। अगर अपने ख्यालों में गुम ना होती तो शायद इतनी लंबी चौड़ी तकरीर सुने बगैर ही बाहर निकल आती, मगर अब सारी बातें सर से गुजरने के बावजूद एक बात ने उसे चौंका दिया। अपना हिसाब बेबाक करो। बात तो बिल्कुल ठीक है, आखिर मैंने इतने दिन पढ़ाती रही हूँ, उनकी फ़ीस वसूल करूँगी, कह दूंगी कि आइंदा पढ़ाने नहीं आऊँगी। ये ख्याल आते हुए छुट्टी के बाद वो वक्त आबरा उसकी तरफ चल पड़ी, मगर उसके बुलंदोबाला स्याह गेट पर नज़र पड़ते ही उसके कदम खुद ब खुद सुस्त पड़ने लगे। इस जोनी शख्स की सुर्ख वहशत ज़दा आंखें उसे गेट के पीछे से झांकती हुई महसूस हो रही थी, जिन्हें वो अब तक भूल ना पाई थी। गेट के सामने पहुंचकर बैग पर उसकी गिरफ्त मजबूत खुद ब खुद मजबूत हो गई। दोनों होंठ सख्ती से भिजे हुए थे। वो इस कदम मोहतात होकर कदम उठा रही थी, गोया अभी पलटकर भाग जाने का इरादा रखती। और मिजाब बीबी चौकीदार की हैसियत से भरपूर आवाज़ ने यकलख्ती खामोशी का पर्दा चाक किया। वो एकदम उछल पड़ी। गेट के दूसरी तरफ से साहब आवाज़ भी नमदार हुआ तो वो अपने खुश होंठों पर ज़ुबान फिरते हुए मुश्किल से बोली, कहाँ गायब हो गई थी आप? इतने दिनों से आई ही नहीं। बच्चे तो परेशान थे ही, बड़ों की भी नींदें उड़ चुकी हुई थी जी। वो बड़ों पर जोर देते हुए खासा बेतकल्लुफ़ हो रहा था। सुनो, इस वक्त घर में कौन कौन है? मिज़ाब ने उसकी भतीसी को पूरी तरह नज़रअंदाज करके संजीदगी से, सब भी है जी, बेगम साहबा, बच्चे और एसपी साहब भी आए हुए हैं। उसे जवाब देते हुए कदर हैरत से उसे देखा। अच्छा, वो पागल, मेरा मतलब है एसपी साहब के भाई। उसे डरते हुए, वो भी घर पे ही है? ओह गॉड, फिर मैं चलती हूँ। फ़ौरन से बेशतर पलटी थी, मगर चौकीदार लपक कर सामने आ गया। कहाँ जा रही हैं आप? बेगम साहबा इतने दिनों से आपका इंतज़ार कर रही हैं। उसने फ़ौरन अपनी वफादारी निभाई। इनसे कह देना मैं फिर किस दिन आ जाऊँगी, फ़िलहाल मुझे देर हो रही। ना जी ना, आप उन्हें अगर उन्हें मालूम हुआ कि गेट से होकर पलटी हैं तो वो मुझसे नाराज़ होंगी। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूँगा। वो अपनी जगह पर डटे देखकर वो तिलमिला गई। शट अप! तुम किस तरह रोक सकते हो मुझे? मेरी मर्ज़ी, मैं अंदर जाऊँ या ना जाऊँ। देखिए जी, आप मुझे सख्ती पर मजबूर ना करें। चौकीदार ने सख्त लहजे में कहकर गन कंधे से उतार ली। हाउ डेयर यू, तुम मुझ पर गन उठा रहे हो, मुझे धमकी दे रहे हो? माई फुट! वो दुबले पतले चौकीदार की इस दर्जा बदतमीजी पर आग बगोला होकर रह गई थी। मैं भी तुम्हें यहाँ से जाकर दिखाऊंगी, हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ मुझे। वो पाँव चौटाकर सख्त लहजे में कहती तूफानी अंदाज में पलटी, मगर ऐन इस वक्त लंबा चौड़ा वजूद राह में हायल हो गया। एक झटके से सर उठाकर उसने शर्बान निगाहों से उस गुस्ताख को देखना चाहा, मगर ये देखना ही क़यामत हो गया था। तुम ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। हेलो, बड़े दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए उसने कदर झुककर कहा था। मिजाब की जान गोया पल भर में हवाई, दिल तो जैसे कुछ सानिये के लिए धड़कना भूल गया। और अगर इससे इस वक्त वो स्टूपिड सी मारिया याद आ गई तो इस दफ़ा कमरे में लटकने वाली लाश यकीनन मेरी ही होगी। इस ख्याल ने उसकी रही सही कुव्वतें भी ज़ाइल कर दी थी। फिर वो बदतमीज़ सा चौकीदार जो उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखकर अपनी मूँछें मरोड़ने लगा, तो उसके सामने अपने दुर्गत बनने का सोच कर ही वो काम कर रहेगी। हाँ जी, तो आप यहाँ से जाकर दिखाएंगी? चौकीदार ने दाँत निकाला। भई हम तो
नहीं जाने देंगे। वो कंधे झुकाकर उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। और बाकी रही बात हिम्मत की, तो मेरा ख्याल है आप हमारी हिम्मत के अजीम उलशान मुजाहरे को भूली तो नहीं होंगी। वो दोनों हाथ सीने पर लपेटे हुए एक कदम उसकी तरफ बढ़ा, तो उसके सोए सोए हवास लम्हा भर में बेदार हुए एन सामने डटा हुआ था। और दूसरी तरफ चौकीदार एसपी साहब, बच्चे, बेगम साहबा, उसकी जहन में एक झमाका हुआ सामने का रास्ता पूरी तरफ ब्लॉक देखकर वो गैर महसूस से अंदाज में पीछे की तरफ हटी और फिर वो पूरी कुव्वत से गेट के अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। ड्राइवर दाईवे और बरामदा अबूर करते ही धार से दरवाज़ा खोल के वो कमरे में दाखिल हुए थे। अपनी अपनी रिश्तों पर विराजमान तमाम अफराद बुरी तरह चौंक गए थे। अरे मज़ाक, क्या हुआ, खैरियत तो है? ज़ुबारिया ये उसे यूँ हवास बास्ता देखकर उसकी तरफ लटकी। व्हाट्स प्रॉब्लम मिस मेज़ाब? एसपी फ़ैज़ान सनी को गोसे उतार कर आंखों में बेतहाशा हैरत लिए उसकी तरफ मतवज्जह। प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, पूरे 6 फुट की प्रॉब्लम पाली हुई है आप लोगों ने घर में दूसरों को रास्ता करने के लिए। अच्छे मुहाफ़िज़ हैं आप। एक फ़र्द आपके घर में महफूज नहीं रह सकता तो बाहर के लोगों को आपको आप क्या तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते होंगे? भैया का वो एकदम फटफड़ी और एसपी साहब अपनी जगह हक्का बक्का खड़े रह गए। और जब आपको मालूम है उसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं और वो किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है, तो क्यों खुला छोड़ रखा है उसे? किसी पागल खाने में दाखिल करवाएं उसे या बांध कर रखें। और वो स्टूपिड सा चौकीदार, उसे बात तक करने की तमीज़ नहीं है। एक से बढ़कर एक नमूना मौजूद है इस घर में। एसपी फैज़ान उलझे उलझे अंदाज में अपनी जगह से उठ खड़े हुए। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, और मेरी एक बात आप लिख लीजिए। वो खुद तो पागल है ही, अपने साथ दूसरों को भी पागल करके छोड़ेगा। शदीद गुस्से और झुँझलाहट ने उसने सारे अदब आदाब बुला दिए थे। ज़ुबारिया, फ़ॉर गॉड सेक तुम ही कुछ बताओ, ये सब क्या है? और इसकी बेसर और सरापा बातों से उकता कर अपनी बेगम की तरफ पलटे, जो हैरान और परेशान खड़ी। खुद इस सारे किस्से जैसे लाइल में, क्या आपके घर में एक से ज़्यादा ज़हनी मरीज़ मौजूद है? उसकी तबीयत पन पर वो गुलस के रह गई। ओह नो मिज़ाब, कहीं तुम अरगान का ज़िक्र तो नहीं कर रही? ज़ुबारिया एकदम चौंक कर उससे उससे पूछा। ओह गॉड! ज़ुबारिया अपना सर पर हाथ मार के बोली। फैज़ी होना ये उस शैतान की कारस्तानी है क्या? मतलब? ज़ुबारिया ने पुरयकीन लहजे पर एसपी फ़िज़ान ने मुस्तफ़राना निगाहों से उसे देखा। शायद आपको याद नहीं, कुछ दिन पहले अरमान ज़िक्र कर रहा था कि ड्रामे में ज़हनी मरीज़ का किरदार अदा कर रहा है। ओह! तो गहरी साँस लेकर रह गए। सारी बात उसकी समझ में आ गई। मिस मेज़ाब, क्या उसने आपके साथ कोई बदतमीज़ी की है? बड़ी संजीदगी से पूछ रहे थे। मगर मेज़ाब उनकी तरफ मुतवज्जा ही कम थी। वो तो ज़ुबारिया की मुँह मुस्कुराहट और इस मुख्तसर सी बात में उलझ गई कि वो किसी और ही हकीकत की तरफ इशारा कर रही थी। मेज़ाब प्लीज़ तुम इधर बैठो। ज़ुबारिया उसका हाथ थाम कर बड़ी नरमी से मुखातिब हुई। मेरा ख़्याल है अरगान की किसी शरारत की वजह से तुम्हें कोई गलतफ़हमी हो गई। गलतफ़हमी वो गायब दिमागी से उन्हें देखने लगी, जबकि उसकी छठी चीख कर ये ऐलान कर रही थी कि आने वाले लम्हे में उससे बेवकूफ़ी और पागलपन की नहायत आला दर्जे की सनद मिलने वाली है। इनफैक्ट मिज़ाब रहमान के कोई सचमुच उसका पागल या ज़हनी मरीज़ नहीं है। उसने हाल ही में एक स्ट्रीट थिएटर ज्वाइन किया है। बस तभी से उसने हम सबका नाक में दम कर रखा है। जो कभी डायरेक्टर उसकी उसको जो भी करैक्टर उसको मिलता है घर में, उसकी खूब रिहर्सल करता है। और मेरा ख़्याल है इस मौका देकर उसने तुम्हारे साथ भी कोई शरारत की होगी। शरारत ने बेयकीनी से ज़ुबारिया को देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे बहला रही हैं या कोई मज़ाक? उसने खोजना चाहा, मगर ज़ुबारिया के चेहरे पर इस बात का शाइबा तक नहीं था। पक्का ड्रामेबाज़ है वो। ज़ुबारिया न जाने क्या कुछ कह रही थी। उसकी नज़रों में भी एक वक़्त कितने ही लम्हे घूम गए। उसके दीवानावार कह के, उसका टूट टूट कर रो देने का अंदाज़, उसकी आंखों से झलकती वहशत, उसकी खुद कलामी, वो सब मज़ाक था, महज़ शरारत, सिर्फ़ ड्रामा। और मैं? उसने धुंधलाई आँखों से अपने दाएँ हथेली को देखा, जहाँ ज़ख्म पर खंड अभी भी मौजूद था। बेपनाह दुःख, शर्मिंदगी और खुजालत अमेज़ बेबसी से उसकी आंखें फिर भर आई। प्लीज़ तुम इस बात को ज़्यादा महसूस ना करना, वो ऐसे ही शरीर है, हर वक्त हंसते हंसाने वाला, शरारत का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। ज़ुबारिया शर्मिंदगी से वजाहत दे रही थी। हाँ होगा शरीर, मगर मुझसे इसका ऐसा कौन सा ताल्लुक होगा, कौन सा रिश्ता था कि उसने ऐसा घटिया मजाक किया मेरे साथ? एहसास तौहीन से उसका चेहरा सुर्ख होकर रह गया। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, उसका मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं होगा, बिलीव मी। खुद मैं कई दफ़ा उसके हाथों बेवकूफ़ बन चुकी हूँ। पता है फ़ैज़ी, इस दिन क्या हुआ? वो किसी और वाक़ये में उलझ गई। जी, उसका मकसद मुझे महज़ खौफ़ज़दा करना और मेरा तमाशा बनाकर उससे लुत्फ़-अंदोज़ होना था। उसे अपनी मज़ाक़-ख़ेज़ हालत याद आ रही थी, जब वो दीवानावार सड़क पर भाग रही थी और जहाँ उसका दिल फूट-फूट कर रोने को चाह रहा था, वहाँ बेख्तियारी दिल में ये ख़्वाहिश भी उभरी कि कहीं से वो बदतमीज़ शख़्स उसके सामने आ जाए, उसका मुँह नोच कर उसका हुलिया बिगाड़ कर रख दे। घर वालों की बात कुछ और होती है ज़ुबारिया, लेकिन इस मज़ाक के साथ ऐसा कोई भी मज़ाक कतई नामुनासिब बात है। एसपी साहब ने उसके चेहरे पर फैली नागवारियत को बग़ौर देखकर कहा था। मेरा ख़्याल है मैं चलती हूँ।
वो ज़ब से कहकर उसने अपनी आवाज़ खुद भी ब वो अपनी आवाज़ खुद भी बामुश्किल सुन सकी थी। देखिए मिज़ाम रहमान ने आपके साथ जो भी शरारत या बदतमीज़ी की है उस पर मैं तो शर्मिंदा हूँ, मगर इस बात का यकीन रखिए वो खुद आपसे इस सिलसिले में माज़रत करेगा। एसपी साहब की भारी आवाज़ उसकी हक़ में गूंजी थी, मगर वो कोई भी रिस्पॉन्स दिए बगैर मरे-मरे कदमों से बाहर निकल आई। एक्सक्यूज़ मी टीचर, मानी की मासूम आवाज़ ने उसे लम्हा भर के लिए रोक दिया। आप कल आएँगी ना? उसे डाँटता चाकू चाचू का मज़ाक उनको एक अच्छी अच्छी टीचर से महरूम कर देगा। टीचर प्लीज़, प्लीज़ आ जाइएगा। वो मलते जी अंदाज़ में उसका हाथ पकड़ के कह रहा था। मिज़ाम ने सपाट सी नज़रों से उसे देखा और फिर आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ गई। पुख्ता रोश पर चलते हुए उसने पलट कर टेरेस पर और फिर लॉन के एक मखसूस हिस्से को देखा जहाँ वो इस नाम-नेहाद पागल को अक्सर और बेशतर दीवानगी के आलम में देखा करती थी। मिज़ाब बीबी, आप अपने क़ियास और मफ़रूज़े पर यकीन की महर सोबत करने से पहले हालात और वाक़यात को जाँचने और परखने की ज़रा सी कोशिश ही कर ली होती तो आप यूँ सबके सामने खफ़त ना उठानी पड़ती। वो कहीं भी मौजूद नहीं था, मगर जैसे हर जगह खड़ा उसका तमस्खर उड़ा रहा था। एक तवील सांस लेकर उसने गर्दन मोड़ी और नज़रें अपने उठते गिरते कदमों पर गाड़ कर आगे बढ़ती चली गई। क्या वाकई हालात इंसान को इस कदर बदल देते हैं, या फिर मैं ही बेहिस हो गई हूँ? उसने सड़क के किनारे रुक कर तेज़ रफ्तार ट्रक को गुजर जाने दिया। अगर कोई और वक्त होता तो मैं रहमान की ऐसी दुर्गत बनाती कि उसकी आइंदा आने वाली नस्लें भी याद रखती, और वो चौकीदार उसे तो शायद मैं गोली से उड़ा देती। मगर अब मैं ये सब इसलिए बर्दाश्त कर लेती हूँ जैसे मेरे साथ नहीं किसी और के साथ हो रहा है। उसने भागकर सड़क की क्रॉस की और चर्च रोड के घने सायादार दरख्तों की पनाह में चलने लगी। शायद इसलिए कि बहुत हद तक कसूर मेरा अपना है। मैंने मैंने अपने ख्याल से आगे कुछ सोचने कुछ जानने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। उससे बढ़कर कमअक्ली क्या होगी? मैंने उसके मुतालिक जानने के लिए फितरी तजस्सुस का मुज़ाहरा भी नहीं किया। ज़ुबारिया, बच्चे, मुलाज़िम सभी तो थे मेरे आस-पास। उसे अपनी कोताही बुरी तरह खल रही थी। इंसान को अपनी सोच और ख़्याल पर इस कदर भी भरोसा नहीं होना चाहिए, उसकी तस्दीक की ज़हमत भी गवारा ना करे। उसने खुद को बुरी तरह लताड़ा। चलो मान लिया, यहाँ तक सारा का सारा कसूर मेरा है, मगर इसके बावजूद इस शख्स को इतना हक़ किसने दिया कि वो उसे आगे सोचो कि ये यलगार थी जो उस पर हमला-आवर हुई थी। कदमों की रफ़्तार के साथ खून की गर्दिश भी तेज़ हो गई थी, और इस हालत में जब घर के सामने पहुँचकर उसका वास्ता बंद दरवाज़े तो पड़ा पड़ा तो सारा का सारा गुस्सा दरवाज़े को पीट कर निकाला था। अरे! अरे! क्या हुआ भई, कौन है? सालिम ने बौखलाए हुए अंदाज़ में दरवाज़ा खोला तो फ़ौरन ही एक तरफ हटाकर अंदर दाखिल होगी। मालूम भी है ये वक़्त आने-जाने का होता है। इसके बावजूद दरवाज़ा क्यों बंद किया हुआ है? जैसे खज़ाने दफ़न हो यहाँ। पहले सड़कों की खाक छान कर आओ, फिर घंटा भर दरवाज़े के सामने खड़े रहो। या बैग तख्त पर चटकते उसने जले-बुने अंदाज़ में कहा, फिर जूते उतार कर नंगे पाँव धप-धप करती नलके की तरफ बढ़ गई। अकब में सारब की दबी-दबी हँसी की आवाज़ आई थी। उसने पलट कर उसे घूरा। इसमें हँसने वाली कौन-सी बात है भई? तुम तो आते ही यूँ शुरू हो गई जैसे एक वसीला जुगड़ालू शौहर दफ्तर से वापसी पर सारा गुस्सा अपनी मिस्कीन सी बीवी पर निकालता है। जबकि ना तो तुम जुगड़ालू शौहर हो, ना ही मैं मिस्कीन सी बीवी। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो वो सर झटक कर नलके पर झुक गई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था आज के ज़माने में कोई फ़र्द इस कदर मासूम हो सकता है। वो हालत भरे लहजे में कहा रहा था। मेज़ाब ने दूर आसमानों पर उड़ते परिंदों पर नज़र हटाकर उसे देखा। सुरमई सूट में चेहरे पर मासूमियत लिए हुए शख्स उसे ज़हर से भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। मेरा ख़्याल है मासूम की बजाय बेवकूफ़ कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। अरग़ान समझ नहीं सका वो खुद पर तंज़ कर रही है ही उस पर, मगर लेकिन उसके बावजूद शर्मिंदा हो गया। बाख़ुदा मेरा ये हरगिज़ मकसद हरगिज़ नहीं था। मेरा तो ख़्याल था कि थोड़ी देर में आपको असल हकीकत से आगाह कर दूँगा, अपनी एक्टिंग की दाद वसूल करूँगा, मगर आप तो इस बुरी तरह खौफ़ज़दा हुई। हमारे भी हवास जाते रहे। बिलीव मी, अगर मुझे ज़रा-सा भी अंदाज़ा होता कि आप मेरे इस मज़ाक के इतने संगीन नताइज बरामद होंगे, तो मैं मेरा नहीं ख़्याल कि इस सूरत-ए-हाल की संगीनी किसी भी तरह आप पर असरअंदाज़ हुई है। आपने तो खूब एन्जॉय किया होगा अपनी इस शरारत को, इसलिए आप मेरा मज़ीद वक़्त ज़ाया मत करें। मज़ाक के लहजे में बुला के सख्ती दर आई थी। ये तो आप कह रही हैं ना, दरअसल हाँ, ज़रा हमसे पूछिए इस तरह से एक्सीडेंट में हम किस तरह मुतासिर हुए हैं। सच भई रात को नींद ही नहीं आई हमें। आसमान पर रात को जितने भी सितारे निकलते हैं उन्हें 2 बार गिनता हूँ तब कहीं जाकर नींद आती है। पहले तो दिल का चैन ही खोया था, अब दिल का भी कुछ अता-पता नहीं। ऊपर से हमारे एसपी भैया की डाँट डपट, बंदा जाए तो जाए कहाँ? मेरी तरफ से जान जहन्नुम हुई, मगर मेरा रास्ता छोड़े। मिज़ाब को उसका बेसाख्ता अंदाज़ एक आँख नहीं भाया था। अगर इस तरह का नाराज़ होंगी तो कौन काफ़िर रास्ता छोड़ेगा? उसकी सी आँखों में मचलते गुस्से और खफ़गी को देखकर वो बेखुद से अंदाज़ में कह गया, मगर उसकी खफ़गी के डर से फ़ौरन ही ज़ुबान दाँतों तले भी दबा ली। देखिए मिस्टर अरमान, अगर आपने मुझे मज़ीद तंग किया तो मैं आपकी शिकायत एसपी साहब से करूँगी। उसे मुस्तकिल मिज़ाजी से सामने डटे देखकर वो बुरी तरह ज़िद हो गई थी। व्हाट, यानी आपका ख़्याल है मैं आपको तंग कर रहा हूँ? कमाल है, मैं घंटे भर से आपकी मिन्नत समाजत कर रहा हूँ, और आप तो किसने कहा है आप मेरी मिन्नत समाजत करें? वो एकदम चटक गई। अगर मजबूरी ना होती तो शायद मैं भूले से भी इस घर का रुख ना करती, लेकिन
लेकिन अगर मेरी ज़रूरत मुझे यहाँ खींच लाई है तो बेहतर है आप मेरी मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश मत मत करें। शिद्दत जज़्बात से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। जवाबन वो चंद लम्हे होंठ भींजे उसे देखता रहा। डूबते सूरज की नारंगी शुआओं में उसे अपने हिसार में लिए हुई थी। होठों को कुचलती पलकें तेज़ी से चिपका कर वो आंसुओं की नमी को खुश्क करने की भरपूर जद्दोजहद कर रही थी। उसने तवील सांस लेकर उस पर से नज़रें हटाई और सर झटकते उसके रास्ते से हट गया। इस रोज़ वो बख्तावर हाउस पहुंची तो पूरे घर में घर में स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस आमिर की आवाज़ गूंज रही थी, ये यहाँ क्या कर रही हैं? उसने कदरे हैरत से सोचते कमरे में कदम रखा। आओ भई आओ मेज़ाब। उसे देखकर वो खुशदिली से मुस्कुराई। सुना है बहुत मेहनत कर रही है सनी और मानी पर। इनके उसने बैठते ही उसके बैठते ही वो गोया में, जी हाँ, ये बच्चे खुद ही इतने मेहनती और समझदार हैं कि उसने कुछ कहना चाहा मगर मिसेस आमिर हस्बी आदत अपनी कह चुकने के बाद किचन से निकलती जुबारिया की तरफ मुतवज्जा हुई। वो बुरा सा मुंह बनाकर किताब के सफ़े पलटने लगी। भई ये अरगान कहाँ है? सच भई मैं तो इसकी तबीयत की खराबी का सुनते ही भागी चली आई। माशाल्लाह बड़ा ही हसूड़ बच्चा है, महफ़िल में जान डाल देने वाला। मुझे तो अपने बेटों की तरह ही अज़ीज़ है, वो अपने कमरे में है, मेरा ख़्याल है आप वहीं मिल लें उससे। ज़ुबारिया के कहने पर वो झट उठ खड़ी हुई। अरे मिज़ाब तुम क्यों बैठी हुई? आ जाओ ना, अरगान की खैर खैरियत पूछ लेते हैं। इबादत इयादत करना तो वैसे भी बड़े सवाब का काम है। मिसेज़ आमिर हर बात इतनी उजलत में करती थी कि दूसरा इंसान किसी बेबस बछड़े की तरह उनके पीछे बंधा चला आता। इस वक्त भी वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उन्होंने इस कदर उजलत में कहा कि जैसे वो अरमान की आदत के लिए ना उठी तो शायद सारी ज़िंदगी के लिए सवाब से महरूम कर दी जाएगी। वो दिल ही दिल में उन्हें कोसती हुई चारों नाचार उनके पीछे चल पड़ी। अभी पहली सीढ़ी पर कदम रखा था कि जब फ़ोन की बेल बज उठी। उसके पीछे आती जुबारिया ने फ़ौरन सूप का प्याला उसके हाथ में थमा दिया। प्लीज़ ये तुम ऊपर ले जाओ, मैं अभी फ़ोन सुनकर आती हूँ। वो माज़रत ख़्वाना अंदाज में कहती पलट गई। कमरे में दाखिल होते सबसे पहली नज़र अरमान पर पड़ी। बड़ी हुई शिव बेतरतीब बाल और आंखों में बुखार की सुर्खी, लेकिन उसकी आंखों में उसे देखकर लम्हा भर की हैरत के बाद जो तासुर उभरा था उसने मज़ाब को चौंका दिया था। अरगान बेटा बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो बिस्तर में पड़े हुए, बस ख़त्म करो ये ड्रामा। मिसेस आमिर ने उसके बाल बिखेर दिए। ड्रामा कैसा आंटी, ये तो बस एक दफ़ा किया था, तब से अब तक लगता है बददुआओं के हिसार में हूँ मैं। इस रोज़ एक्सीडेंट होते होते बच्चा और अब बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। उसका लहजा मैंने खैजी लिए हुए था जिसको कमाल खूबी से नज़रअंदाज करते हुए दरवाजे के पास रखी चेयर पर जम गई। बद्दुआ कैसी, तुम्हें सिर्फ दुआ ही दी जा सकती है। उन्हें इस पर ज़्यादा ज़्यादा ही प्यार आ रहा था। अरे आंटी हर कोई आप जैसा थोड़ी होता है, ऊपर से इतना सख्त जाबर पत्थर सख्त और अंदर से इतना नर्म और गुजार बिल्कुल मोम जैसा, हर कोई ऐसा ही होता है। मिसेस आमिर ने जैसे कान पर से मक्खी उड़ाई। वाकई अंदाज में शौक़ी और शरारत लिए हुए उसने मिज़ाब को देखा जो उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके कमरे का जायज़ा लेने लगी थी। जो उसकी तवक्को बरख बहुत सादगी और तरतीब लिए हुए था। देखने में तो बहुत लावाबाली और बेपरवाह सा लगता है, बल्कि मगर कमरे की सजावट से लगता है दोहरी शख्सियत का मालिक है। दरहकीकत बहुत सुलझा हुआ, संजीदा और एहसास मगर ज़ाहिरी तौर पर। लेकिन मैं इसका तज़िया क्यों करने बैठ गई हूँ। बुक शेल्फ को आँखों ही आँखों में जायज़ा लेते हुए उसे खुद को घर का फिर कमरे की सजावट में खो गई। स्टीरियो, कंप्यूटर, साइड टेबल पर पड़े लैंप और खूबसूरत टाइम पीस का जायज़ा लेते हुए उसकी भटकती हुई निगाह नज़रें बेड पर पड़े कुशन्स और फिर अरगान पर पड़ी तो वो देखती रह गई। जज़्बे लुटाती निगाहें जाने कब से उसे अपने हिसार में लिए हुए थी। निगाहों का तसादुद होते ही अरगान ने बड़े इत्मीनान से निगाहों का ज़ाविया बदला और मिसेस आमिर की तरफ मुतवज्जा हो गया। नागवारी की एक शदीद लहर दिल में उठी और माथे पर खुद ब खुद तेवरियों का जाल सा बिछ गया। अरे मिर्ज़ा आप ये सूप हाथ में लिए क्यों बैठी हो? अरमान को दो ना। अपनी ही बातों में उलझी मिसेस आमिर ने उठकर खिड़कियों के पर्दे हटाते हुए कहा तो वो गड़बड़ाकर अपने हाथों में पकड़े बाउल को देखने लगी। नहीं मिस मिर्ज़ा को खेलने दें, मैं बाद में पी लूँगा। वो कितनी देर बाद उसे सूप में मुसलसल चम्मच घुमाते हुए देख रहा था, सो कहे बगाना न रह सका। इस पर मिसेस आमिर के कहके ने उसे शर्मिंदा कर दिया। फ़ौरन ही अपनी जगह से उठकर उसने प्याला उसकी तरफ बढ़ा दिया। क्या मतलब, क्या मैं खुद पीऊँगा? लेटे-लेटे हैरत से गोया हुआ। तो क्या मैं पिलाऊँगी आपको? आवाज़ धीमी मगर लहज़ा फाड़ खाने वाला था। वैसे मज़ाहिका तो कोई नहीं, वो हल्के से बड़बड़ाया, चले और कुछ नहीं तो सहारा देकर बिठा ही दे। अगरचे चेहरे पर हद-दर्जा निकाहत तारी कर ली थी मगर आँखों का तासुर उसकी शरारत को अया कर रहा था। उसने उसने जवाबन थक थक से प्याला मेज़ पर चटक दिया मगर अगली बार मिसेज़ आमिर को अपनी तरफ मुतवज्जो होते देखकर वो चटपटा गई। मेरा मतलब है अगर दिल नहीं चाह रहा तो बाद में पी लीजिएगा। उसे मालूम था मिसेज़ आमिर को भनक भी पड़ गई तो अभी मज़ीद की तीमारदारी पर लेक्चर शुरू हो जाएगा। उसे चुपचाप सुनना पड़ेगा कि उसकी मुलाज़मत पर लात मारने के चांसेस फ़िलहाल कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। उसकी बात बदलने पर अगान के होठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ रुकी थी। उसने मज़ीद सुलगा कर रख दिया। फ़ौरन ही मैं अब चलती हूँ कहकर किसी की भी जवाब का इंतज़ार किए बगैर कमरे से निकलती चली गई। नीचे पहुँचे तो बच्चे किताब समेत गायब थे और ज़ुबारिया फ़ोन पर ग़ालिबन एसपी फ़िज़ान से उलझ रही थी। लाहौर पोस्टिंग
क्या हुई? लगता है पूरा मुल्क आपके कंधों पर चल रहा है। 15 दिन हो गए हैं आपको शक्ल दिखाए हुए। मिज़ाब ने इशारतन उन्हें अपने जाने के बारे में बताया और उनके इस बात में सर हिलाने पर बाहर निकला। इस सुबह आते हुए फिर दो खाला ने उसे सिलाई कढ़ाई की कुछ चीज़ें की लिस्ट बनाकर दी थी जिनकी खरीदारी के लिए उसे यही वक्त मुनासिब लगा। सो वहाँ से सीधी बाजार चली आई। खरीदारी करते होना चाहते हुए दो आंखें गहरी आंखें उसे मुसलसल तंग करती रहीं। कभी काउंटर की चिकनी सतह पर उभर आती तो कभी न्यून साइन के पीछे से झांक लगती। वो चिढ़-सी गई, अजीब बेवकूफ़ सा इंसान सा शख्स है वो ना। मैं न जाने क्यों सोच रही हूँ उसे सर झटक कर उसे ज़हन से निकालने की लाशौरी कोशिश की। मतलूबा चीज़ें काफ़ी मुशक्क़त के बाद उसके हाथ लगी थी। जब वो खरीदारी करके बाद मार्केट से निकल रही थी, मेन रोड तक आई तो आसमान के सुरमई किनारों पर हल्की-हल्की स्याही उभर रही थी। घर तक पहुँचते यकीनन अंधेरा फैल जाता मगर फिर थकन का गलबा भी था। सो वो टैक्सी की तलाश में इधर-उधर देखने लगी। बेपनाह ट्रैफ़िक, शोर हंगामा, हर कोई अपने मस्कन तक जल्द से जल्द पहुँचने के लिए कोशा था। उसका इंतज़ार को कोफ्त में बदलने लगा। शदीद बेज़ारी के साथ उसने दाएँ-बाएँ निगाह दौड़ाई। लगा आँखों के सामने एक धमाका हुआ है। हद दर्जा बेयकीनी और हैरत से सर झटकते हुए उसने दोबारा सड़क के दूसरी तरफ जनरल स्टोर से निकलने वाले शख्स को गौर देखा। बहुत देखे भाले मानूस नकूश थे जिन्हें नज़रों से छूते ही बेलौस अपनाहियत का एहसास दिल में जागज़ी होने लगा था। अहमर होठों की बेआवाज़ जंबिश गैर इरादी थी। इस शख्स ने सिल्वर ग्रे कोरोला का डोर लॉक करते हुए बेनियाज़ी से इधर-उधर देखते हुए ब्लैक ग्लासेस आँखों पे लगा लिए। मिज़ाब ने सीने में अटकी साँस को बमुश्किल खींचा। उसे अपने कदमों तले शदीद इश्तिआल महसूस हो रहा था। हाँ, वही है, पुकार लो, बुला लो। उसका दिल तड़पा था, मचला था। अहमर उसे बेख्तियार वो 2 कदम आगे बढ़ाते हुए उसे पूरी ताकत से पुकारा मगर मालूम नहीं ये आवाज़ उसके हलक से नहीं निकल पाई या फिर ट्रैफ़िक के बेपनाह शोर में कहीं कहीं फँस कर रह गई। वो शख्स बड़े आराम से दरवाज़ा खोलकर अपनी गाड़ी में सवार हो चुका था। अहमर गाड़ी उसके सामने रेंगने लगी थी। वो बेताबी से बेकरारी से उसे पुकारती फुटपाथ से उतरकर सड़क पर आई। अहमर प्लीज़ रुको। अहमर वो तकरीबन चिल्लाती हुई चीखती हुई गाड़ी की तरफ लपकी। मोटरसाइकिल, रिक्शे, गाड़ी, वैन एक-एक चीज़ से बचती, रुकती, ठिठकती उसके पीछे भागी। अहमर उसकी नज़रों के सामने उसकी दस्तरस से दूर हो रहा था। ये ख़्याल ही उसके लिए सुहाने रूह था। नहीं, अब नहीं खोने दूँगी। गाड़ी रफ़्तार पकड़ चुकी थी। वो जुनूनी अंदाज़ में गाड़ी की तरफ भागी। रवां-दवां सड़कों पर उसे यूँ दीवाना भागते देखकर कई एक लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। अहमद रुक जाओ प्लीज़। वो एक के बाद दूसरी गाड़ी से टकराते हुए बमुश्किल बची मगर कब तक मुखालिफ सिमत से आती तेज़ रफ़्तार गाड़ी इस तरह उसे टकराई कि वो उछलती हुई दूर जा गिरी। बेतहाशा गाड़ियों को ब्रेक पहियक चरचराए थे। एक सानिया के लिए जैसे हफ़्ते आसमान उसकी नज़रों के सामने घूम गया। दर्द तकलीफ़ के शिद्दत से निढाल होते उसने बामुश्किल अपनी बंद होती आँखों को खोला। वसी और रीज़ आसमान उसके ऊपर झुका हुआ था। गोल-गोल घूमते हुए दरख्त उसके सर से आगे रुक रहे हुए थे। रमा-दमा ट्रैफ़िक साकित हो गई थी। चीखते-चिल्लाते हारन दम तोड़ गए थे। पूरी कायनात ने जैसे लम्हा भर के लिए चुप की चादर ओढ़ ली थी। और उस चुप में बस एक ही पुकार बाज़गश्त बन के गूँज रही थी कि उसने अपनी ताब तर ज़ाइल होती क़ुव्वतों को मुजतमा करके चेहरा ऊपर उठाया। कोई गर्म स्याह चीज़ उसके पेशानी से बहती गर्दन तक आ रही थी। उसे खौफज़दा नज़रों से अपने ऊपर उठने वाले चेहरों को इस मानूस चेहरे की तलाश में टटोलना चाहा मगर आँखों में उतरती बेतहाशा धुंध ने उसकी हर कोशिश को नाकाम बना दिया। रात का जाने कौन-सा पहर था जब उसकी आँख खुली। कमरे में ज़ीरो पावर का बल्ब रोशन था। पंखा बहुत सुस्त रफ़्तार से चल रहा था। वो चंद लम्हे यूँ ही सामने दीवार पर पंखे के सामने घूमते हुए साये को देखती रही। फिर गर्दन घुमाकर साथ वाली चारपाई की तरफ देखा तो मामा उसे बेदार होते देखकर फ़ौरन ही उस पर झुक गई। हलक में कांटे से चुभ रहे थे। उसने खुश्क होठों पर ज़ुबान फेरते हुए मम्मा की तरफ देखा तो वो फ़ौरन ही उसका मुद्दा समझकर पानी का गिलास भर लाई। अब अभी तक सोई नहीं। उसने गर्दन ऊँची करके खिड़की से बाहर फैले अंधेरे को देखा। सो गई थी, बस अभी कुछ देर पहले आँख खुली है। मामा ने बहुत मुलायम से उसके चेहरे पर बिखरे बालों को समेटा तो बस एक नज़र उन्हें देखकर रह गई। सुर्ख होती मुतवर्रम आँखें गवाह थी कि वो ना सिर्फ रात भर जागती रहीं बल्कि रोने का सिलसिला भी जारी और सारी रहा। मम्मा, आपको तो कभी भी झूठ बोलना नहीं आया। वो ज़ेरे लब मुस्कुराई तो मम्मा ने आँखें चुरा लीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मा, इसलिए परेशान होना बंद करें। बेशक चेक कर लीजिएगा, ना तो टेम्परेचर है ना ही कहीं दर्द हो रहा है, इसलिए अब आप आराम से सो जाएँ। उसने हौले से उनका हाथ दबाते हुए कहा, मैं सो जाऊँगी मगर तुम बताओ भूख तो नहीं लगी? कुछ लाऊँ खाने के लिए? नहीं मामा, बस मैं अब सोऊँगी। उसने कहने के साथ ही करवट बदली तो मामा भी उठकर अपने बिस्तर पर चली गई। चंद लम्हों बाद उसने आहिस्ते से आँखें खोल दी कि नींद का आना मुहाल था। अपने चेहरे तकिए पर उँगलियों से लकीरें खींचते हुए उसकी नज़रें खिड़की से बाहर झाँकते आधे चाँद पर जा टिकी थी। उस रोज़ का वाक़या अपनी तमाम तर
जो उस याद के साथ उसके ज़हन में घूम रहा था, कौन था वो? महज़ एक ख्वाब, शराब, वहम या गुमान? क्या वही था जो मेरी आँखों ने देखा? वो बुरी तरह उलझ गई। एम्बर एक हकीकत बनकर उसके सामने आया था, मगर अब इस कदर बेचैनी थी कि वो चाहते हुए भी मम्मा को उस वाक़ये की असलियत से आगाह नहीं कर सकी थी। वो महज़ एक क्रूर हादसा समझ रही थी। क्या हो गया था मुझे, इस कदर बचकाना रद्द-ए-अमल था मेरा। हद नहीं, वो कभी कुछ नहीं तो गाड़ी का नंबर ही नोट कर लेती, किसी रिक्शे टैक्सी पर उसका पीछा ही कर लेती, मगर ये ख़्याल मुझे इस वक़्त क्यों ना आया? उसने बेबसी से सर तकिए पर चटका। क्या बात है मिज़ाब? मम्मा ने शायद उसकी बेचैनी भाँप ली थी और उसने कुछ नहीं कहते हुए बाजू आँखों पर रख लिया। कई रोज़ बाद वो घर से निकली तो मामा ने जाने क्या कुछ पढ़कर उस पर फूँक डाला। फिर 2 साल उसकी चाहत और मोहब्बत देखकर मुस्कुराती रहीं। जबकि सारिम दुआइयाँ देता रहा, खुदारा आंटी जी कुछ फूँक के मेरे लिए भी बचा रखिए, मैं भी माँ का इकलौता बेटा हूँ। वहाँ हँस-हँस कर उसे मज़ीद जलाती रहीं। पीपली वाले साईं ने उसे देखते ही इस ज़ोर से की भड़क मारी कि वो अपनी जगह काम कर रह गई। वो बोला कुछ नहीं, बस जलाली आँखों में चमक और होठों पर मुस्कुराहट ली। उसे देखता रहा, वो चुपचाप सर झुकाए उसके करीब से गुज़रती चली गई। पूरे दिन में जितनी भी गाड़ियाँ उसके पास से गुज़रती रहीं, वो लाशुरी तौर पर उनके अंदर झाँकती रही। ऐसा भी तो हो सकता है मुझे धोखा ही हुआ। वो अपनी सोच में मगलता वो बेजां थी। जब उसके इंतहाई करीब आके रुकती गाड़ी का हॉर्न बजा था, वो बुरी तरह चौंक कर गाड़ी की तरफ पलटी और गैर मुतवक्का ड्राइविंग सीट पर बैठे अरगान को देखकर उसका मूड खामखा ही बिगड़ गया। कहाँ जा रही हैं? आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। खिड़की से सर निकाले वो अपने मखसूस जानदारा लहजे में उसे ऑफर कर रहा था। नो थैंक्स, मैं चली जाऊँगी। वो रुखाई से जवाब देकर आगे बढ़ी। मेरा ख़्याल है आप खामखा तकल्लुफ़ बरत रही हैं। आ जाइए, मैं भी घर जा रहा हूँ। ग़ालिबन आपको भी तो वहीं जाना है इस वक़्त। जी बिल्कुल वहीं जाना है। वैसे ही जाऊँगी जैसे रोज़ जाया करती हूँ। आपको तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं। उसने सख्ती से मना किया। जानती थी कि गाड़ी में बैठा गोया उसे अपने सर पर सवार कर लेना है। तकलीफ़ कैसी? आपको कौन-सा गाड़ी के बजाय मेरे कंधों पर सवार होना है। वो ढिठाई से मुस्कुराया। शट अप शट अप मिस्टर, मैंने कह दिया ना मैं खुद चली जाऊँगी। इससे बेहतर है कि आप अपना रास्ता नापें। उसके सख्ती से डाँटने पर उसने बुरा सा मुँह बनाकर कंधे उचकाए। ओके एज़ यू विश, लेकिन इतना बता दूँ हर सूरत में नुकसान आपका ही होगा। वो सुनी अनसुनी करते लब नीचे आगे बढ़ रही थी। तब उसने ग्लासेस चढ़ाते और तेज़ रफ़्तारी से गाड़ी आगे बढ़ा ली और वो जलती बुनती इस हफ़्ज़दा मौसम वे पैदल मार्च करते हुए बिलाखिर मुख्तावर हाउस पहुंच गई। वहाँ एसी लगे रूम में दाखिल होते ही फौरी तौर पर उसे कुछ नजर नहीं आया, मगर जब चंद लम्हों बाद कमरे का माहौल वाज़िह हुआ तो उसे लगा बाहर की सारी तपिश इस कमरे में ही जमा होने लगी। कितने आराम से वो सामने सोफे पर बैठा किसी रिसाले की वर्गदानी कर रहा था। तभी तो मुलाजमा हाथ में चाय और दीगर लवाजमा से भरी ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई तो उसने उसे फ़ौरन सनी और मानी को बुलाने के लिए कह डाला। जी वो तो घर पे नहीं है, कहाँ गए हैं? उसने जंबे से मुलाजमा को देखा। वो तो पिंडी गए हैं अपने मामू के साथ। किया? मगर उसने हैरत से रगान को देखा और मुलाजमा के जाने का इशारा करके अपनी प्लेट में पेस्ट्री और पिज़्ज़ा का मीनार खड़ा कर रहा था। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या? उसने हद्दर्ज मासूमियत के इज़हार पर वो खुलस कर रह गई। ये कि सनी और मानी पिंडी गए हुए हैं। आपने मुझसे पूछा कब था? बड़े आराम से सारा कसूर उसके उस पर डाल रहा था। उसका जी चाहा कि इस कमरे में जितने भी मेटल पीसेस पड़े हैं एक-एक करके उसके सर पर दे मारे। आखिर आप क्यों करते हैं ऐसी हरकतें? आपको मालूम है मैं इतनी दूर से पैदल चल के आ रही थी यहाँ तक सिर्फ सनी और मानी को पढ़ाने के लिए। वो रूहान से लहजे में चीख पड़ी। शायद आप भूल रही हैं मैंने आपको लिफ्ट की ऑफ़र की थी तो आपने मुझसे सिर्फ इस बात का बदला लिया कि मैंने आपकी ऑफ़र कबूल नहीं की। हरगिज़ नहीं मोहतरमा, आप बात को गलत रंग दे रही हैं। उसे शदीद किस्म की गलतफ़हमी होते देखकर उसने तेज़ी से वज़ाहत की। मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता था इसलिए। मुझे यकीन है खान साहब आपकी बातें भी आपकी तरह इंतहाई गैर ज़रूरी और बोदी किस्म की होंगी, इसलिए मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। वो ज़हरखुंदा लहजे में कह के उठ गई। मिस मेज़ाब, आप मेरी बात सुने बगैर नहीं जाएँगी। आप मुझे ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते। अरगान ने कती लहजे पर वो फैसलाकुन अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ी। चले ये भी कर देखें। वो इत्मीनान से सीटी बजाते हुए उठ खड़ा हुआ और अभी मेज़ाब ने दरवाजे के बाहर जाने के लिए कदम उठाया ही था कि न जाने कहाँ से वो बुल तेरर भागता हुआ आया और उसके सामने जमकर गुर्राने लगा। इस अचानक अवधात पर वो बुरी तरह बौखलाकर पीछे हट गई। ये क्या बदतमीज़ी है? वो खौफजदा अंदाज में चिल्लाई। ये बदतमीज़ी नहीं, ये टाइगर है। साँस भी अपने मालिक के हुक्म से लेता है, इसलिए मेरा ख़्याल है कि आप इसकी वफ़ादारी को चैलेंज किए बगैर आराम से बैठे और मेरी बात सुन लें। मेज़ाब ने कहा जाने वाली नज़रों से उसे देखा, जो बड़े आराम से चाय का कप तैयार कर रहा था। चीनी कितनी लेंगी? वो दोस्ताना अंदाज में मुखातिब था, यूँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाय अल्लाह! किस कदर ढीठ शख़्स है ये, किसी बात का असर ही नहीं होता इस पर। वो गिरने के से अंदाज में सोफ़े पर बैठ गई। अंदाज में शदीद किस्म की बेचारगी थी और चेहरे से यूँ लग रहा था जैसे अभी
फूट फूट कर रो देगी। रगान को इस लम्हे बेतहाशा नदामत का एहसास हुआ। आई एम सॉरी, असल में आपने जो कहना है जल्दी कहिए, मैं मुनसिर हूँ। उसका सपाट लहजा रगान को भी संजीदगी इख्तियार करने पर मजबूर कर गया। कहने को बहुत कुछ है मगर डरता हूँ मेरी तो पहली गलती ही माफ़ नहीं कर सकी और मेरी कम अक्ली नादानी के पे दर पे गलतियाँ किए जा रहा हूँ, शायद इसलिए कि इज़हार के मौजू तरीके से ना आशना हूँ या फिर मोहब्बत करने का तजर्बा ही नहीं मुझे। चाहता हूँ जो कुछ दिल में है खुद ब खुद जान ले, जो कुछ कहने कुछ बताने की नौबत ही ना आए। मगर वो बेकरारी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फ़िलहाल लम्हाती मगर बेमानी खामोशी से उकता के मेहराब ने उसकी तरफ देखा। बालों में बेवजह उँगलियाँ फेरते हुए लब भींजे। वो ख़ासा मुज़तरब सा लगा था। इससे पहले भी वो कुछ कहकर अपनी तरफ मुतवज्जा करती हुई अचानक उसकी तरफ पलटा। ज़ात तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? आपसे तुम तब का सफ़र हो। किसी कदर गैर मुतवक्का सवाल। मिज़ाब की खुशपोश निगाहें उसके चेहरे से अयां उलझन को खोजती रह गईं। बताओ ना मिज़ाब, तुमने कभी की मोहब्बत की है? बहुत टूट कर, बहुत शिद्दत से, अपने तमाम तर जज़्बों के साथ तुमने चाहा है किसी को? वो इसके ऐन सामने आकर ठहर गया। वो मस्पराइज़ की कैफ़ियत में बैठी रह गई। चाहने के बावजूद अपनी पलकों की जुम्बिश न दे सकी, ना उसने नज़रें हटा सकी। हाँ, अलबत्ता उँगलियों की सर्द होती पोरों से उतरती कपकपाहट उसे बखूबी महसूस हो रही थी। तुमने मोहब्बत की हो या ना की हो, मगर मिज़ाब मैंने की है बेतहाशा मोहब्बत। इश्क की हदों को छूती हुई मोहब्बत, अपने जज्बों में की अमीर गहराइयों और दिलो जान की तमाम तर सच्चाइयों के साथ चाहा है मैं। जानती हो किसे? वो ऐन सामने पंजों के बल बैठा उसकी खुली आंखों में झांकता अपना अक्स वाज़े अक्स को देख रहा था। निगाहों से लपकते हुआ लेहाना जज्बों की तपिश ने मिज़ाब को जैसे अंदर तक पिघला दिया था। उसने अपनी बर्फ होती उंगलियों को नम हथेलियों में छुपाकर दिल के तमाम दरवाजे सख्ती से बंद करने चाहे, मगर शायद यही वह लम्हा था जब मोहब्बत की देवी बड़ी खुद सरी से उसके दिल के सिंहासन पर विराजमान हो गई। मोहब्बत एक इल्हाम की सूरत दिल के तारों को छू रही थी और दफ्तन एक ख्याल बच्चूक बनकर उसे डसने लगा। अमानत में खयानत, जज्बों में चोरी, वो सरता भगा काम गई। अरगान ने कुछ कहने के लिए लब वाक किया था, मगर उसे सख्ती से अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया। प्लीज़ नहीं, प्लीज़ और कुछ मत कहना। वो खामोश रहो। वो इस लम्हे अपने आप से बेहद खौफज़दा हो गई थी। उसके ज़र्द पड़ते चेहरे और थरथराते लब देखकर अरगान एक पल में अपने हवासों में आ गया और एक और गलती का एहसास उस पर हावी होने लगा। मैं और कुछ नहीं सुनूंगी, मुझे अभी और इसी वक्त जाना है। बिजली किसी तेजी से अपना हाथ वापस खींचते हुए उठी और अगान फौरन उसके पीछे लपका। गाल में उसे देखकर ही टाइगर ने रास्ता छोड़ दिया और तेज तेज कदम उठाती लम्हों में नजरें से ओझल होगी, जबकि वो वहीं साकित और सामत खड़ा रह गया। उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था उसने मजाक से वो नहीं कहा जो उसे कहना था, बल्कि वो कह रहा था जिसे छुपाने की सही तमाम अरसे में करता रहा था। कभी चाँद चेहरों की भीड़ से निकल आया तो ये कुमला। वो जो असल था उसे खो दिया, जिसे पा लिया कोई और है। कई उम्र उसकी चाह में, उसे देखने की राह में, मगर एक ज़माने के बाद जो हुआ आशनाई कोई और है। आज का सूरज उफ़क़ के बजाय उसकी आँखों में डूबा था। न जाने कब कैसा कर्ब, कैसी बेकरारी थी जो जिस्म के रोए-रोए और में ठहर कर रूह को नए अज़ाब से दो-चार कर देती। ये सब नहीं होना चाहिए था। स्या रात की इस्लाह महदूद चुप पर उसने आँसुओं की आवाज़ सुब्त करके होकर रह गई। गुज़रे हुए तमाम वाक़यात उसे एहसास दिला रहे थे कि इस शख़्स की ख़ताओं भरी मासूमियत से नफ़रत तो कभी भी ना करती थी। बस एक गुरेज़ था, एक हदबंदी थी जो उसने लाशऊरी तौर पर खुद पर लागू कर रखी थी और जिसे ख़त्म कर देने में इस शख्स ने एक पल भी नहीं लगाया था। वो तो लाइल्म था है, कुछ भी नहीं जानता। मैं तो बाखबर होते हुए भी बहक गई। सब कुछ जानते बूझते भी मेरा ये दिल अपनी मनमानी कर रहा है। कर ही गया, मगर मज़ीद ढील नहीं दूँगी उसे। आइंदा इस घर के रास्ते पर कदम पड़ने ही नहीं दूँगी। दिल में मुसम्मम इरादा करते हुए उसने सख्ती से आँखें बंद की, तो रात के रुखसार नम होते चले गए। मिसेज़ आमिर के छोटे भाई की मंगनी थी। उन्होंने पूरे स्टाफ को मदऊ किया था। उनका इरादा ना जाने का था, मगर मामा जो उसे इतने दिनों से बस मुर्दा और बेजार सी देख रही थी, उसके बहल जाने के ख्याल से उसे ज़बरदस्ती उसे जाने पर रज़ामंद कर रही थी। फिरदौस खाला सारिम के साथ उकाड़ा गई हुई थी। इस वजह से उसे घर की खामोशी भी काट खाने को दौड़ रही थी। साथ ही टीचर्स का भी इसरार था। वो जाने को तैयार तो हो गई, मगर खासी बेदिली से क़हरान का सामना करने से गुरेज़ा थी। वजह सच शुक्र के तकरीब में उसकी फैमिली का कोई फ़र्द भी शरीक ना हुआ। मिसेज़ आमिर की ज़ुबानी ही मालूम हुआ कि ज़ुबारिया अभी तक पिंडी से वापस नहीं आई और दोनों भाई किसी ज़रूरी काम की वजह से शिरकत न कर सके। तकरीब अभी जारी थी, मगर वो गहरी पड़ती शाम को देखकर वहाँ से उठ आई। मिसेज़ आमिर का घर और बख्तावर हाउस कदरे फासले पर, मगर एक ही रोड पर थे। मेन रोड तक जाने के लिए उसे लामोहल्ला बख्तावर हाउस के सामने से गुजरना था। यही लम्हा उस पर सबसे ज़्यादा भारी था। स्याह बुलंदोबाला गेट पर नज़र पड़ते ही उसका
उसका दिल जिस बेतरतीबी से धड़का था उससे उसे मज़ीद परेशान हो गई। तितला और दाँतों तले कुचलते हुए उसने अपने कदमों की रफ़्तार ख़ासी तेज़ कर दी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे अभी गेट खुलेगा और वो डार्क ब्राउन आँखों में बेतहाशा चमक लिए उसके सामने आ खड़ा होगा और पूछेगा, "मेज़ाब, तुमने कभी किसी से मोहब्बत किया है?" उसने सर झटक कर अरमान से मुतल्लिक हर ख़्याल को ज़हन से निकालने की शौरी कोशिश की। और इस वक़्त जब वो बख्तावर हाँ उसके सामने से गुज़र रही थी, स्याह गेट पूरी तरह खुल गया। गाड़ी सुस्त रवि से रेंगती हुई बाहर निकल आई। मेज़ाब ने अपनी नज़रें सख्ती से अपने उठते-गिरते कदमों पर जमा दिए। जब गाड़ी उसके नज़दीक से गुज़रने लगी तब उसने कनखियों से ड्राइविंग सीट की तरफ देखा। वहाँ बैठे शख्स के चेहरे पर निगाह पड़ते ही कोई बिजली की जो उसके दिमाग में कूदी थी, ज़हन और दिल में एक लम्हा के लिए मफलूज हुआ, फिर उसे पथरा-सा गया। वो बिलाशुबह हैमर ही था। उसने गाड़ी के पीछे दौड़ने को कदम उठाया मगर ठिठक गया। हैमर को भगाने की कोशिश में उसके होंठ बस थरथरा कर रह गए। उसने एक तेज़ नज़र अपनी दस्तरस से दूर जाती गाड़ी को देखा और दूसरी बख्तावर हाउस के बंद होते गेट पर बस एक लम्हा था फैसले का और अगले ही पल वो स्याह गेट को धकेलती अंदर दाखिल हो गई। अरे मिज़ाब बीबी, चौकीदार ने हैरान होते हुए कुछ कहना चाहा मगर उसने सुनने की ज़हमत नहीं की। सुनो, ये जो अभी गाड़ी में गए थे अहमद, ये यहाँ किससे मिलने आए हैं? न्याय उजलत में पूछ रही थी। एसपी साहब के मेहमान थे। मगर एसपी साहब कहाँ हैं? वो जैसे अपने आप में नहीं थी। वो तो अंदर ही है। मगर चौकीदार उसकी गिराहट पर बौखलाहट का शिकार हो गया। उसका जवाब सुनते ही कमरे की तरफ दौड़ी। चौकीदार बस पीछे से उसे पुकारता ही रह गया। कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खुला और वो सेंटर टेबल पर रखे कागजात पर झुके तमाम अफराद बुरी तरह चौंक गए। वो बेतहाशा मतवहश और घबराई सी कमरे में दाखिल हुई। एसपी साहब, मुझे अमर का फ़ोन नंबर चाहिए और एड्रेस या कोई भी ऐसा नंबर जिस पर मैं उससे कांटेक्ट कर सकूं। इसकी आवाज़ में लर्जिश थी और लहजे और अंदाज में बेकरारी बेताबी झलक रही थी। कौन है अमर? एसपी फिजान हैरान सी अपनी जगह पर खड़े हो गए। अहमर अहमर अयाज जो भी गाड़ी में गए हैं यहाँ से। एसपी फिजान ने उसकी जर्द होती रंगत और कपकाते वजूद को नज़र देकर आस्तगी से नफी में सर हिलाया। वो है अहमर अयाज नहीं का शान है। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। बट वो हैरत और इस्तेजाब से उन्हें देखने लगी। ये किस तरह हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। मैं भला उसे नहीं भला पहचान में किस तरह गलती कर सकती हूँ? उसकी आंखों में बेयकीनी थी। हो सकता है किसी मुशाबहत की वजह से ऐसा हुआ, मगर बहरहाल वह अहमद अयाज नहीं है। एसपी साहब की कतई अंदाज और बेलचक लहजे पर वो चीख उठी थी। वो अहमद अयाज ही है। धोखा सिर्फ एक बार हो सकता है, बार बार नहीं। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं एसपी फैजान। उसकी आंखें झलक जाने को बेताब थी। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि मेरा उससे मिलना असहद ज़रूरी है। प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे एड्रेस बता दें, मैं खुद उससे मिल लूँगी। और इजाज़त से कह रही थी। एसपी फैजान उलझी नज़र से कभी उसे और कभी अपने साथ बैठे इन दो आदमियों को देख रहे थे जिनके चेहरे उसके लिए कतई अजनबी थे। देखिए मोहतरमा, हम एक बार फिर आपसे यही कहेंगे, फॉर गॉड सेक मत जुटलाएं मुझे इस तरह। वो बेसिक अंदाज में चिल्लाई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था किस तरह उन्हें अपनी बात का यकीन दिलाए। आंखें धोखा खा सकती हैं, मेरे दिल की दवाई कभी झूठी नहीं हो सकती। मेरा दिल कह रहा है वो अहमद ही है। फिर आप लोग क्यों यकीन नहीं कर रहे मेरा? मैं झूठ नहीं बोल रही। बलीम में वो मुठियाँ भींचे हुए लाचार से अंदाज में उन्हें यकीन दिलाना चाह रही थी, मगर अपनी बात का असर मामूली सा असर भी ना होते देखकर वो कुछ ना कह सकी। तो दोनों हाथों में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो दी। उसके अंदाज में इतनी शिद्दत कि सब लोग घड़ी भर के लिए अपनी जगह साकत रह गए। कमरे की गंभीर खामोशी में उसकी हिच्चियों की आवाज़ दिल को पिघलाए दे रही थी। मिज़ाब, तुम कैसे जानती हो उसे? अचानक ही उसे अपने करीब वो इंतहाई मानूस सी आवाज़ सुनाई दी तो उसने झटके से सर उठाया। शिद्दत गिरिया से उसकी आंखें लहू रंग हो रही थी। वो इस कदर हैजानी कैफियत का शिकार थी कि आते हुए भी ये भी ना देख सकी कि कमरे में कौन कौन मौजूद है। अरमान, प्लीज़ अपने भाई से कहो किस तरह इस शख्स को ढूंढना है। बहुत अरसे बाद उम्मीद की किरण हाथ आई। अगर ये रोशनी खो गई तो मैं हमेशा के लिए अंधेरों में डूब जाऊंगी। बहुत इंतजार किया है, एक एक लम्हा सदी बन के गुजारा है, बहुत तलाशा है उसे। अगर वो खो गया तो मैं यूं ही खिलाओं में मुअल्लक रहूंगी। ना सर पर आसमान होगा, ना पैरों तले ज़मीन। वो हिजानी वो हिज़यानी अंदाज में उसका बाजू हिलाते हुए कह रही थी। आंसू एक तो आता से उसके चेहरे को भिगोते जा रहे थे। मज़ाक, तुम्हारा क्या ताल्लुक है इससे? कैसे जानती हो उसे? मज़ाक का गैर मामूली रद्द इमरान को परेशान कर। वो मेरा शौहर है, निकाह हो चुका है मेरा उसके साथ। गर्भ बेबसी से उसने निढाल होते हुए बताया। और कितने ही बम छूटे थे अरमान की समातों के पास। बहुत बेख्तियार लगा था ये लम्हा उसे। गहरा जामिद सन्नाटा उसके पूरे वजूद पर छाता चला गया था। अरमान चेहरे की मध्यम होती रंगत और आंखों की मान बढ़ती चमक एसपी फिजान की ज़रीक निगाहों से छुपी ना रह सकी थी। सो बेख्तियारी उसने पुकारा था और वो जो
और जो अब बेयकीन ये यकीन समावतो कि ना हमवार मुसाफ़त पर तनाव परेशान खड़ा था, एकदम चौंका, फिर अपनी तमाम तर ख्वाहिशात और भरपूर यासियत का बोझ उठाए कमरे से बाहर निकलता चला गया। सूरत-ए-हाल अगरचे गैर मुतवक्का थी, मगर फ़ैज़ान को अपने साथ मौजूद सरकारी अफ़सरान के ख़्याल से फ़ौरी तौर पर सँभलना पड़ा था। मिज़ाह वो मेज़ के पीछे से घूमकर उसके करीब चले आए। वो सारे आँसू शायद आज ही बहा देना चाहती थी। काशान लाहौर के लिए रवाना हो चुका है। कुछ देर बाद हम भी वहाँ जा रहे हैं। मैं खुद उससे मिलूँगा और हो सकता है वापसी पर उसे अपने साथ यहीं लेता आऊँ। तुम खुद उससे मिलकर तसल्ली कर लेना। फ़िलहाल रोना बंद करो और चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। एसपी फ़ैज़ान का लहज़ा हद से ज़्यादा नरमी लिए हुए था। सर, मैं आपको ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। प्लीज़ बस एक बार मुझे उससे मिलवा दें। आँखों से बहते आँसुओं को सख्ती से रगड़ते हुए उसने नम लहजे में इल्तिजा की थी। जवाबन एसपी फ़ैज़ान ने इस बात में सर हिलाकर होले से उसके सर पर हाथ रखते हुए गोया तसल्ली दी थी और साथ लेकर बाहर निकल आए। बाद लोगों की ज़िंदगी में खुशियों का हिस्सा बहुत कम होता है। उसे लगता था ज़िंदगी में से खुशियों के का हिस्सा इख्तिताम पज़ीर हो चुका है और अब बाकी मायना ज़िंदगी ना वो कभी खुश हो सकेगी, ना मुस्कुरा सकेगी और ना ही ज़िंदगी की खूबसूरती से लुत्फ़ कशीद कर सकेगी। मगर ये सब तो उसने आज सोचा था कि बीते हुए कल में उसकी राय कुछ और थी। तब वो बरमला कहा करती थी, दुनिया में शायद ही कोई शख्स इतना खुशकिस्मत हो जितनी कि मैं। मिज़ाब सिकंदर उसे याद आया। इन दिनों बात पे बात हँसा करती थी। एक शौख़ और चंचल मुस्कुराहट हर वक़्त उसके चेहरे पर रक़्सा रहती और पापा कहा करते थे, मुस्कुराहट तो है मैं हमारी बेटी के लबों पर मुस्कुराहट तो है ही हमारी बेटी के लबों पर सजने के लिए। और मामा कभी उसे किसी बात पर बेतहाशा हँसते बेहाल होते देखती तो फ़ौरन टोक देती, मत मत इतना हँसा करो मिज़ाह, मुझे डर लगने लगता है। क्यों मामा, हँसने से मेरी जो शक्ल बड़ी डरावनी हो जाती है क्या? वो बमुश्किल अपनी हँसी ज़ब्त करके पूछती तो वो मामा उसकी सी आँखों की चमक देखकर दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारने लगती। उसके आँगन में उसी एक फूल की वजह से बहार कायम व दायम थी। ज़िंदगी इस तसलसल से जारी और सारी थी। जब पापा के बड़े भाई अयाज़ हार्ट फेल हो जाने से इस दारे फ़ानी से रुखसत हो गए। ताई अम्मी तो कई साल पहले ही उन्हें छोड़ कर जा चुकी थी। पापा ताया अब्बू की रसूमात में शिरकत में वापस आए तो ताया अब्बू का इकलौते लिखते जिगर उनके साथ अहमद रियाज की बड़ी-बड़ी आँखों में ठहरी खामोशी और उदासी ज़ुहूर रंज और एहसास होने की गवाह थी। वो अपने आप में गुम रहने वाला खामोश तबाह लड़का था। सो मेज़ाब अपनी आदत के बरक्स उससे बेतकल्लुफ़ नहीं हो सकी। एक झिझक, एक तकल्लुफ़ शुरू दिन से इन दोनों के दरमियान हाइल हो चुका था। अहमद को यहाँ रहते हुए 2 साल हो गए। तब भी मेज़ाब को मालूम हो पाया पापा अहमद को हायर स्टडी के लिए बैरून मुल्क भिजवाना चाह रहे हैं। मेज़ाब के लिए ये बात गैर मामूली तो नहीं थी। वो बाहर जा रहा है, मगर हैरानकुन बात ये थी कि पापा ने उसके और अहमद के निकाह के बाद अहमद को भिजवाने चाह रहे थे। इस सिलसिले में जब मामा ने उसकी राय ली तो वो चुपचाप गुमसुम से अंदाज में उन्हें देखती रह गई। उसने तो इन दिनों मैट्रिक के सब्जेक्ट भी मामा के मशवरे पर सेलेक्ट किए थे। गुज़ा के ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला, वो भी इस कदर अचानक, वो अपनी जगह जुज़बुज़ होकर रह गई। उसने दबे-दबे लफ्ज़ों में मामा को एहसास दिलाना चाहा कि वो ये सब क़ब्ल-अज़-वक़्त है, मगर मामा ने बड़े स्वभाव से उसके जवाब को रद्द कर दिया। जानू, मैं अभी तो सिर्फ़ निकाह और रुख़्सी के बारे में तो इस वक़्त सोचेंगे जब तुम दोनों अपनी तालीम मुकम्मल कर लोगे। और तुम जानती हो इसमें कई साल लग जाएँगे। बस यूँ समझो कि तुम्हारे पापा अमर के पाँव में ज़ंजीर डालना चाह रहे हैं ताकि जूँ का तू वापस आ सके। तुम बस मुझे इतना बता दो, तुम्हें अमर कैसा लगता है? मामा ने रेशमी साड़ी के सरसराते पल्लू को शाने पर जमाते हुए पूछा तो उनकी उनकी तरफ से रुख मोड़कर खिड़की बाहर झाँकने लगी। 2 साल के अरसे में अगरचे इन दोनों की फ्रेंडशिप नहीं हो सकी थी, मगर फिर भी अमर ऐसा नहीं था कि उसे नापसंद किया जा सके। वो उससे ज़्यादा बात नहीं करता था, बल्कि इससे का किसी से भी बेतुकल्लफ़ाना बातचीत नहीं करता था। ज़्यादा ही मूड होता तो मैथ के मुश्किलों बड़े-बड़े सवाल उसे हल कर देता था। कभी अपने हिस्से की चॉकलेट बड़े आराम से उसे दे देता था, या फिर उसे मम्मा-पापा के साथ शरारतें करते देखकर हौले-हौले मुस्कुराता रहता था। मिज़ाब, चंदा तुमने मुझे बताया नहीं, मामा ने के दोबारा पूछने पर उसकी तरफ पलटी तो कुछ कहने की बजाय वो बस कंधे झुकाकर मुस्कुरा दी थी। और यूँ अहमद रियाज़ की ज़रूरी जाने से चंद रोज़ कबल एक रंगारंग तक़रीब में उसका निकाह कर दिया गया। क्यों भई, अहमद के भाग जाने का अंदेशा था जो इतनी जल्दी कर डाली। वो शर्माई-शर्माई सी बैठी थी। तब एक दोस्त ने उसके कान में सरगोशी की, अब तो मोहतरमा कर चुकी मैट्रिक, ना साहब के कलम में फुर्सत मिलेगी, ना ही किताबों पर लिखे हरूफ नज़र आएंगे। पड़ोस में रहने वाली नादिया ने मजाक कर नहीं तंज किया था। वो बस इश्क की शक्ल देखती रह गई। इन दिनों मैट्रिक के एग्ज़ाम होने वाले थे। इसने दिल ही दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया कि अपनी साहब का पोजीशन बहाल रखेगी। अमर के रवाना होने में भी कुछ दिन बाकी थे, मगर इन दिनों में भी अमर के रवैये ने साबित नहीं होने दिया कि इन दोनों के दरमियान रिश्ते की नौयत बदल चुकी है, बल्कि वो पहले से भी ज़्यादा मोहतात हो गया था। ये बात मेज़ाब के लिए बाइसे इत्मीनान थी, सो वो भी इत्मीनान से अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। फिर एक रोज़ अहमद जर्मनी के लिए रवाना हो गया। मैट्रिक से FSC में आ गया। अमर का हर माह फ़ोन आता, मगर मेज़ाब से एक बार भी बात नहीं होती थी। बस मामा से उसकी खैर खैरियत मालूम
का इल्म होता रहता था कि मम्मा पापा की तरफ से कोई पाबंदी ना थी, मगर इसके बावजूद ना कभी अहमद ने उससे बात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और ना ही मज़ाब ने। और इसमें ज़्यादा हिस्सा शायद अहमद की संजीदा तबीयत का भी था। 2 साल बाद अहमद ने पापा के बेहद इसरार पर अपनी ताज़ा तरीन तस्वीरें भेजी तो उन सबके साथ वो भी हैरान रह गई। इन 2 सालों में वो किस हद तक बदल गया था। दुबला-पतला सा अहमद अब ऊँचे लंबे वजीह सरापे का अहमद बन चुका था। मामा ये तो बिल्कुल ही बदल गया है। उसने जी भर के हैरत का इज़हार किया तो मामा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। तुम भी तो वैसी नहीं रही, बदल गई हो पहले से। क्या ख़्याल है अहमद को तुम्हारी चंद तस्वीरें भेजें? मामा ने उसे बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में शरारत से पूछा तो वो बुरी तरह झिम गई। हरगिज़ नहीं मामा, जब वो खुद से कहेगा तब भेज देंगे। उसने मामा को टाला। फिर ना अहमद ने फरमाइश की ना ही उन्हें तस्वीरें भिजवाई। तब भी उसका एफएससी का रिजल्ट आउट हो गया। शानदार पोजीशन लेने पर पापा ने एक अच्छी सी पार्टी का एहतमाम किया और तितली बनकर पूरे घर में उड़ती फिर रही थी। जब अचानक पापा ने उसे अपने पास बुलाया, भाई इनसे मिलो, ये वहाब हसन है। उन्होंने अपने साथ खड़े एक पुरवकार से शख्स से उसका तारुफ करवाया। हेलो अंकल। वो बशाशत से मुस्कुराई थी। जब उन्होंने मुस्कुराते हुए गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाया तो वो थैंक यू कहती हुई आगे बढ़ गई। उसने वहाब हसन को पापा के आम दोस्त की नज़र से देखा था, मगर आने वाले दिनों में ये एहसास हुआ कोई शख्स पापा के लिए बेहद अहमियत इख्तियार करता जा रहा था कि पापा जो हमेशा अपना तनहा बिजनेस चलाते आए थे अब अपने जोरे बाजू पर आगे बढ़ रहे थे। वहाब हसन को अपना बिजनेस पार्टनर बनाने में रजामंद हो गए थे और अब इसे ख्याल आ रहा था वहाब हसन ने पापा के बिजनेस में शराकत नहीं की थी, बल्कि बदनसीबी दरबदरी हरमा नसीबी उनकी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। मौसम बहार की अवलीन सुबह थी। नौखेज़ तरोताज़ा शगुफ्ता आसमान की फिरोज़ी जैसी चमक देखने वाली आंखों में भी निलाहटें भर रही थी। चंद रोज़ पहले के जर्द टुंडमर दरख्त जर्दमी हरियाली का पैराहन ओढ़े फिजाओं में झूम रहे थे। खाक बसर ज़मीन पर सब्ज़े की चादर सफ़ेद शबनमी मोतियों से सजी हुई थी। क्यारियों में सुर्ख गुलाब मोती और बेले की कलियां पूरे पूरे जौबन पर थी। सुबह की गुनगुनाती हुई जोलियां भर भर खुशबू लुटा रही थी। तितलियां बसूरत बसूरत कासिद एक फूल से दूसरे फूलों तक का सफ़र करते हुए अपने पुरबहार परों से नाजुक पत्तों को छूती तो फ़िज़ा में नगमे सी कुछ और बढ़ जाती। ऐसे में वो कमरे से बाहर आई तो पत्तों की ताल पर गुनगुनाते परिंदों और सुर्ख सब्ज़ पीले ओदे रंगों का तिलिस्म लम्हा भर में उस पर छाता चला गया। दिल में इस नए माहौल का हिस्सा बनने की ख्वाहिश शिद्दत से उभरी तो वो नंगे पांव लॉन में चली आई। फिर माली के हाथों से पानी का पाइप लेकर पौधों को पानी देने लगी। इस काम में इसका तो मुनक थी कि अचानक किसी ने आके पीछे से आवाज़ दी तो बुरी तरह खौफज़दा होकर उछली और बौखलाहट में जब सीधी हुई तो पानी की मोटी सी धार सामने खड़े वहाब हसन को सर तपा पानी से भिगो गई। इससे पहले घबराकर पाइप नीचे फेंका, फिर आंखें झपक कर उन्हें देख ली। उसका ख्याल था वो शर्मिंदगी का इज़हार करते हुए फ़ौरन माज़रत कर लगी, लेकिन उसे न जाने क्या हुआ। नक से तैयार वहाब हसन की ये दुर्गत बनते देखकर अपनी हंसी ज़ब्त न कर सकी और खिलखिलाकर हंसती चली गई। वहाब हसन ने बालों से पानी झटकते हुए उसकी तरफ देखा, फिर देखते ही चले गए। डार्क ग्रीन सूट पर सुर्ख और सब चुन्नी का दुपट्टा ओढ़े वो नौखेज़ बहार में इजाफे का सबब लग रही थी। वहाब हसन को लगा आज वो पहली मर्तबा निज़ाब सिकंदर को देख रहे हैं। वो पहले तो कभी ऐसी ना दिखाई दी थी। सुनहरी धूप की तरह दमकती रंगत, बहार के सब रंगों से आरास्ता नौखेज़ वजूद, मौसम सबा की तरह सुबह खराम, गलियों की सी नज़ाकत, सुबह की अवलीन किरणों की तरह पुरनूर और कतरा आब की तरह मुस्फा। वहाब हसन दम खुद उसे टुटकी बांधे देखते रहे, गोया खुद को भूल गए। आइए अंकल, मैं आपको पापा का कोई सूट देती हूँ, वो कहती हुई कमरे की तरफ भाग गई। वहाब हसन की नज़रों ने बहुत दूर तक उसका ताक़ुब किया और फिर वही लम्हा था जब वो आखिरी बार मुस्कुराई थी। उसके बाद ज़िंदगी अपने चेहरे से नकाब हटाती चली गई। इस वाक़ये के चंद रोज़ बाद ही उसने देखा पापा बेहद परेशान रहने लगे। उसने मामा से पूछा तो वो लाइल्मी का इज़हार करके रह गई। तब एक शाम उसने सोचा आज पापा से उनकी परेशानी की वजह उगलवा कर ही दम लेगी, मगर इत्तेफ़ाक़न उसे मामा के साथ उनकी किसी दोस्त की तरफ जाना पड़ा। शाम ढला जब वो वापस आई तो गेट खुला था और चौकीदार गायब। घर पे छाई गैर मामूली खामोशी ने दोनों को चौंका कर रख दिया। मामा इससे पहले बेडरूम की तरफ पहुंची और मुलाज़मा की तलाश में किचन की तरफ बढ़ी थी जब मामा की तेज़ चीख पूरे घर में गूंजी। वो बरकत से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर पहुंची जहाँ बेडरूम के अगले दरवाजे में मामा खतरनाक हद तक सफ़ेद होते चेहरे के साथ काँप रही। इससे पहले वो इस्तफ़सार करती मामा पलटकर चीखते चिल्लाती बाहर की तरफ भागी। उसने ना समझी के आलम में बेडरूम के अंदर झाँका तो हफ्ते हफ्ते आसमान उसकी निगाहों के सामने घूम गया। कमरे के ऐन वसत में पापा गिरे हुए थे। उनकी कटी हुई शारक से खून उबल उबल के कालीन में जज्ब हो रहा था। उनका सांस कहीं सीने में अटक कर रह गया था। बर्फ के मुजस्मे की तरह साकित थे। पापा की अधखुली आंखों उसके कदमों पर जमी हुई थी। वो भाग जाना चाहती थी मगर अपनी जगह से एक इंच भी ना सरक सकी। तभी भागते दौड़ते कदमों की आवाज़ें उनके करीब आईं। किसी ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़ के अपनी तरफ घसीट लिया था। बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया था। उन्हें जाने कब तक खुली साकत आंखों में रोते पीटते लोगों को देखती रही। फिर वो दुनिया माफिया से बेखबर होगी। जब उसे होश आया तब मालूम क़यामत आकर गुजर चुकी है। ऐसे कड़े वक्त में उसे सबसे पहला ख्याल अहमद का आया था। मामा इन दिनों बिद्दत में थी, सो उसने वहाब अंकल से
अमर के मुताबिक पूछा, जो इन दिनों पापा के अपने एक सच्चे और खरे दोस्त की हैसियत से उनकी ढाढ़स बंधा रहे थे। बहुत दफ़ा फ़ोन किया मैंने, ईमेल भी छोड़ा उसके लिए, मगर राब्ता नहीं हो रहा। वो खुद भी परेशान हो रहे थे। लेकिन इस शाम जब मम्मा ने फ़ोन किया तो दूसरी बेल पर ही फ़ोन उठा लिया गया। ये अमर ही था। पापा के कत्ल की खबर सुनकर वो शॉक्ड रह गया। जब उसके आने के बारे में कहा तो मामा ने उसे रोक दिया। नहीं अमर, जो होना तो हो चुका, पुलिस तहकीकात कर रही है। तुम्हारे इम्तिहानात नज़दीक है, उनके बाद चले आना। वैसे भी यहाँ सिकंदर के दोस्त वहाब हसन है, मुश्किल वक्त में हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। मामा के कहने पर अमर बस खामोश हो गया। लेकिन ये तो बाद में मालूम हुआ कि बज़ाहिर इस कदर हमदर्द नजर आने वाला अंदर से किस कदर खबीस और शातिर इंसान था। उस शाम वो लॉन के पिछले हिस्से से उठकर कमरे की तरफ आ रही थी। जब कमरे से आती वहाब हसन और मामा की आवाज़ उसे चौंका दिया। शर्म करो वहाब, वो तुम्हारी बेटी के बराबर है। मामा की आवाज़ गम और गुस्से से कांप रही थी। बेटियों जैसी है, बेटी तो नहीं है ना? उसके स्याही माइल होंठों पर एक मकरूम मुस्कुराहट खेल रही थी। तुम इस कदर नीच, घटिया और पस्त सहनीयत रखते हो वहाब हसन? मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मिजाब अहमद की अमानत है, मैं तुम्हें कभी इस तरह उसकी तरफ आ उठाकर नहीं देखने दूंगी। मामा तनफ्फुर से चिल्लाई। हाँ, सिकंदर ने भी यही कहा था, इसलिए मैंने अपने ही घर के इसलिए वो अपने ही घर के अपने ही बेडरूम में मारा गया बेचारा। और बाकी रहा अहमद, तो वो इतना खुशकिस्मत कभी भी नहीं हो सकता। वहाब हसन का कहकर उसके जारहाना अज़ाइम का पता दे रहा था। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। आज रात मेरे आदमी इस घर के बाहर पहरा देंगे। किसी से मदद लेने या पुकार लेने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही हशर होगा जो तुम्हारे शौहर का हुआ। और तो और इन लोगों के भी परखचे उड़ा दूंगा जिन्होंने तुम लोगों को आसरा देने की गलती की। उसका हद दर्जा सर्द सपाट लहजा उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ा गया। वो साए साए करते दिमाग के साथ दीवार का सहारा लेने पर मजबूर होगी। वहां हसन कमरे से बाहर निकले तो उसे देखकर एक लम्हे लख्ते के लिए ठिठक गए। बस एक रात की दूरी है मेरे और तुम्हारे बीच। इसके बाद वो एक मकरूम मुस्कुराहट उसके चेहरे से जूती लट को पीछे करना चाहा, मगर मामा ने उसे बाजू से पकड़कर अपने पीछे छुपा लिया। वो जैसे इन दोनों की बेहसी और बेचारगी से लुत्फ उठाते चले गए। और वो इतनी खौफजदा हो चुकी थी कि उसके बाद वो कुछ मामा ने किया वो उस पर कोई सवाल ना उठा सकी। साथ मामा ने अपने तमाम जेवरात, नकदी और कुछ प्राइस बॉन्ड एक छोटे से बैग में डाले और फिर साथ वाली कोठी की छत के जरिए वो दोनों वहां से निकल भागने में कामयाब होगी। वहां बसन की नजरों से ओझल रहने के बाद के लिए मामा ने ट्रेन का सफ़र मुनासिब समझा और जल्द अज जल्द इस जगह से दूर जाना चाहती थी जहाँ एक दरिंदा उनकी उनकी मासूम बेटी को निकलने के लिए बेताब था हो रहा था। सारी रात सफ़र में गुजरी। सुबह होते ही गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी तो मामा उसे साथ लेकर नीचे उतर आई। उसे एक बेंच पर बिठाकर मामा उसे वहाँ से ना हिलने की ताकीद करते हुए नाश्ते का इंतज़ाम करने चल दी। वो घबराई घबराई सी इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र सामने खड़े शख्स पर जा पड़ी जो उसे बुरी तरह घूर रहा था। वो इस तरह खौफजदा होकर मामा की तरफ भागी कि जेवरात वाला बैग वही बेंच पर छोड़ आई। इस आदमी का सुनकर मामा और भी वहशतज़दा सी हो गई, कहीं वहाँ पसंद का आदमी ना हो। वह उसका हाथ पकड़े उस जगह से काफ़ी दूर चली आई थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो खाली हाथ है। मामा को इल्म हुआ तो वो धक से रह गईं। उस मुकाम पर आकर उनकी उनकी तमाम हिम्मतें और हौसले उनका साथ छोड़ गए। उन्होंने लड़खड़ाकर दीवार का सहारा लिया और फिर बैठती चली गई। मामा क्या हुआ आपको? प्लीज़ आंखें खोलें। वो मतवहशे अंदाज में उनको हिला रही थी। उन्हों- उन्होंने क्या बात है बेटी? नरम सी आवाज़ कहीं करीब से उभरी। उन्होंने झटके से सर उठाया। एक डेढ़ उम्र औरत चेहरे पर मेहरबान मुस्कुराहट लिए उनसे पर झुकी हुई थी। खबरदोस्त खालाती जो उसे और मामा को अपने साथ ले आई थी। कुछ दिन संभलने में लगे। इसके बाद मामा ने जर्मन फ़ोन करके अमर को सूरत हाल से आगाह करना चाहा, मगर मालूम हुआ वो 4 रोज़ कल पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया है। ये वही दिन था जब इन लोगों ने अपना घर छोड़ा था। और उसके बाद मामा ने फ़ोन के ज़रिए घर के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से अमर के मुतालिक मालूम करना चाहा, मगर कोई भी उसकी आमद से बाखबर नहीं था। और तब से अब तक वो हज़ारों चेहरों में एक चेहरे को खोजती आई थी। जब ये चेहरा नजर आया तो कहने वालों का इसरार था, वो का शान है अहमद नहीं। दिन अपनी अपनी तमाम तर थकी मांदी मुसाफत को समेटे रात की आगोश में जा पहुंचा था। खावर अपनी नीम ख्वाबिदा करने को लिए उसके इस पार जा पहुंचा था। आसमान के स्याह सीने पर कुंदा पूरा चांद और उससे कुछ ज्यादा ही जर्द था। उसने उसकी तन्हाई रात की सुलगती दहलीज पर बैठी अपनी राख राख बदन में शर-ए-ज़ीस्त को तलाश रही थी। अभी कुछ देर कबल मम्मा उसके पास से उठकर गई थी। कितने नार से उन्होंने पूछा था, मिज़ाब तुम्हें क्या हुआ है? जवाब रुस्तम मुश्किल मुस्कुराते हुए उन्हें टालना चाहा तो वो नफ़ी में सर हिला के रह गई। ऐसे मत मुस्कुराओ मिज़ाब, तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारे आंसुओं से ज़्यादा गम आलूदा है। फिर रात के सन्नाटे में उनके जाते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। और इसके बाद एक लामहदूद चुप थी। और वो कई रोज़ हो गए उसे खुद से जुदा हुए। सुबह घर से निकलती शाम तक दीवानों किसी हालत में इस राह गुज़र पर नज़रें गाड़े खड़ी रहती जहाँ उसे
अमर के आने का यकीन था। फिर जब कभी सरसराती हवाएं पतों से टकराकर किसी आहट का गुमान पैदा करती, वो चौंक चौंक जाती, इस यकीन से निगाह उठाती कि सामने अहमद रियाज खड़ा होगा, मगर पल भर में उसके सामने एक लंबा चौड़ा वजूद इस्तेज़ादा हो जाता। अपनी आंखों में बेतहाशा चमक ली उसकी तरफ झुकता और पूछता, सुनो, तुमने कभी मोहब्बत की है? वो घबराकर रुख मोड़ लेती, मगर उसकी जानदार आवाज़ समाअतों की राह गुजर में गूंजती रह जाती। मैंने मोहब्बत की है, बेतहाशा इश्क मोहब्बत, इश्क की सरहदों को छूती हुई मोहब्बत, अपने जज्बों की अमीर गहराइयों, दिलो जान की तमाम तो सच्चाइयों के साथ चाहा है। जानती हो किसे? और यहीं पर आकर अहमद रयाज बड़ी इस्तकामत के साथ उनके बीच हायल हो जाता, मगर वो खामोश लब वो बोलती, निगाहें पस मंज़र में झाँकती रहती। ये किस अज़ाब में फँस गई हूँ मैं? वो दोहरे कर्ब का शिकार थी, अपने आप खुद से जुदा होता महसूस हो रहा था। अगर वो अहमद ना हुआ, वाक़ई का शान हुआ, फिर ढेरों वहमें और ख़दशे उसके उसके यकीन के गिर्द घेरा तंग करने लगे। और बेकरार सी होकर पूरे सहन में चिकराने लगी, नहीं वो अहमद ही था। बंद आँखों ने एक मरतबा फिर उसके नकूश अज़बर किए थे। चलो मान लिया वह अमर ही था, फिर दिल किसी बच्चे की तरह आने वाले लम्हात से खौफज़दा था। फिर उसके कदमों तले गर्दिश करती ज़मीन थम गई। मैंने मोहब्बत की है, बेतहाशा मोहब्बत, इश्क की सरहदों को छूती हुई मोहब्बत। किससे? कोई उसके कान में आकर चीखा। वो खौफज़दा होकर बुरी तरह चिल्ला उठी, खामोश हो जाओ, कुछ मत कहो। बहकाओ नहीं बहकाओ मुझे बार बार। वो सिसकते हुए दीवार से जा लगी। नीम तारीख कमरे के दहलीज पर खड़ी मामा ने उसके गालों पर चमकते आंसुओं को देखा दूर, मगर आगे बढ़कर उन्हें समेट लेने की हिम्मत न कर सकी। क्यों हो रहा है ऐसा? ज़हनी कशमकश उसे निढाल कर चुकी थी। मेरा दिल शख्स की मोहब्बत जगह ना क्यों मेरे दिल में इस शख्स की मोहब्बत जगह ना पा सकी जिसका नाम मेरे नाम के साथ लिखवा दिया गया था? क्यों ये धड़कनें इस दिल के ताबा ना हो सकी जो मेरा नसीब है? कोई दूसरा मेरी ज़ात का सफ़र क्यों तय करता चला गया? मेरे ख्वाब, मेरी तमन्नाएँ किसी अजनबी की ख्वाहिश से हम-अंग कैसे हो गईं? वो बिलक-बिलक कर फूट-फूट के रो दी। मम्मा उसके खामोश लरज़ते वजूद को देखकर साकत हो गई। तभी दरवाज़े पर होने वाली तेज़ दस्तक ने उनके दोनों को चौंका दिया। इस वक़्त कौन हो सकता है? नज़रों के तसादुद पर दोनों के दिल में एक ही सवाल उभरा, कौन? दरवाज़े की कुंडी पर हाथ रखते मम्मा ने धीरे से कहा, मैं हूँ, अहमद एजाज। कोई बाहर से पुकारा था। मानूस लबो लहजा, जानी-पहचानी आवाज़। कुंडी ठक से मामा के हाथों से फिसल गई। कदमों की लड़खड़ाहट ने बेख्तियार ही उन्हें दरवाज़े का पट थामने पर मजबूर कर दिया। मेज़ाब की सिसकियाँ दम तोड़ गईं। उनका वहम हकीकत के कालम में ढलकर सामने आ खड़ा था, और वो और मामा किसी मुआज़े की मुंतज़िर थी। वो ज़हीर पज़ीर हो चुका था। अहमद, मम्मा के होठों से अहमद और आँख से आँसू एक साथ निकले थे। वो दीवानावार अहमद की तरफ बढ़ी और मेज़ाब सतून की ओट में बैठती चली गई। जब आपने जर्मनी में बज़रिया फ़ोन मुझे अंकल सिकंदर की मौत के बारे में बताया, तो मुझे बेहद शौक पहुँचा। अगरचे आपने मुझे पाकिस्तान आने से मना कर दिया था, मगर मुझे आपकी कैफ़ियत का पूरी तरह अंदाज़ा था। मैं सोच सकता था कि आप इसका इस वक़्त मेरी कितनी ज़रूरत होगी। तो मैंने पहली फ़्लाइट ही से पाकिस्तान आने का म म कम अंदा पूरा इरादा कर लिया। जब मैं आपके को फ़ोन पर इत्तला देनी चाहिए, तो ये फ़ोन वहाँ हसन ने अटेंड किया। क्योंकि मुझे आप अल्फ़ाज़ में उसका ज़िक्र कर चुकी थी, इसलिए मैंने अपनी आमद की इत्तला दी, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एयरपोर्ट से टैक्सी पर घर आते हुए मुझ पर गोलियों की बारिश कर दी कि ड्राइवर के ज़ख्मी होने पर गाड़ी अपना तवाज़ुन खो बैठी और सड़क के साथ खाइयों में गिरती चली गई। मेरी खुशकिस्मती ये कि बेशुमार गोलियों का निशाना बनने के बावजूद मैं आलम बेहोशी में गाड़ी के खुले दरवाजे से बाहर लटक गया। ये जगह आबादी से दूर थी। इस पर रात का वक्त इन लोगों ने तमाम कार्रवाई बड़ी इत्मीनान के साथ अंजाम दी थी। हमले के बाद उन्होंने टैक्सी का मुकम्मल जायज़ा लिया। इंतहाई मशक़शुदा हालत में एक लाश ड्राइविंग सीट पर थी, दूसरी लाश अगली सीट पर। उन्होंने इत्मीनान कर लेने के बाद गाड़ी को आग लगा दी, ताकि किसी किस्म का कोई सबूत बाकी ना रहे। ये और बात है कि खुदा को मेरी ज़िंदगी मंज़ूर थी। गाड़ी में दूसरी मौजूदा लाश इस शख़्स की थी जो पिछली मोटरसाइकिल पर सवार हुआ था। उस दौरान एसपी फैज़ान की गाड़ी वहाँ से गुज़री। जाए वो कहा का जायज़ा लेते हुए उन्हें अंधेरे में मेरी गाड़ी का चमकता हुआ डायल नज़र आया। मेरी सांस रुक रुक के चल रही थी। उन्होंने एक सेकंड की देर भी ना की और मुझे अपने एक दोस्त डॉक्टर के हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ मेरी मौजूदगी का मुकम्मल राज रखा गया, ताकि मेरे दुश्मन मुझ पर दोबारा हमलावर ना हो सके। एसपी फैज़ान शिद्दत से इस बात के मुंतज़िर थे कि मैं होश में आऊँ और उन्हें अपने मुतल्लिक़ कुछ बता सकूँ, मगर जब एक हफ़्ते बाद मुझे होश ना आया तो मेरा ज़हन एक साँप से लेट की मानिंद था। मैं कहाँ कहाँ हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं था। इस हादसे में मेरे सर पर चोट लगने के बायस मैं अपनी याददाश्त खो चुका था। कई माह मेरे ज़ेरे इलाज रहने के बाद एसपी फैज़ान के साथ ही रहने लगा। फैज़ान को अपने काम से जुनूनियत की हद तक लगाव था। वो एक सच्चा और खरा पुलिस ऑफ़िसर है। इसने मुझे बताया कि वो इन दिनों एक बहुत बड़े गिरोह के पीछे लगा हुआ है, मगर अभी तक कोई सबूत उसके हाथ नहीं लग सका। इस सिलसिले में उसने मुझसे मदद की दरख्वास्त की। यही सोच विचार के बाद एक लंबा चौड़ा मनसूबा तैयार किया गया, जो सरासर अरग़ान के ज़हन की इख्तिराअ था। वो हमेशा से इन बातों का मैं माहिर था। इस मंसूबे की तैयारी के बाद मुझे कई माह तक
थर्ड क्लास किस्म के गुंडों के साथ भेस बदल कर रहना पड़ा ताकि मैं उनके तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो सकूँ। और इन्हीं में से और इनसे ही और इनमें से ये एक लोगों इसके बाद वहाब हसन पर एक जाली हमला करवाया गया जिसमें के बारे में फ़िज़ान को इल्म था। वो माफिया के ग्रोह में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस हमले में मैंने जान पर खेल कर वहाब की जान बचाई थी। उससे धोखा मेरी उसकी कारकर्दगी पर उसने मुझे अपने इंतहाई निचले दर्जे के कारिंदों में शामिल कर लिया। ज़ाहिर है उसके बाद उस पर एतमाद हासिल करना मेरे लिए ख़ास मुश्किल नहीं था, अगरचे इसमें बहुत वक़्त लगा। बाज़ औक़ात पुलिस को चकमा देकर उनका माल भी पार करवाया और इस तमाम अरसे में एसपी फ़ैज़ान के साथ मेरा इंतहाई खुफ़िया ताल्लुक़ कायम रहा। फिर एक वक़्त ऐसा भी आया कि मेरी कारकर्दगी के पेश नज़र वहाब अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल मुझसे डिस्कस करने लगा। मेरा शुमार उनके ख़ास आदमियों में होने लगा। फिर एक तवील जद्दोजहद उस वक़्त अख्ताम को पहुँची जब एक रोज़ शराब के नशे में धुत वहाब हसन के मुँह से मैंने ज़रिया मिज़ाब का नाम सुना। गैर इरादी तौर पर मिज़ाब की अहमर की निगाहें मिज़ाब की तरफ उठ गई थी। वो बहुत सहमे हुए अंदाज़ में उसकी बात सुनने में पूरी तरह महव थी। निगाहों के इस तसादुम पर घबराकर पलकें झुका ली। अहमर तवील सांस लेकर अपनी शिस्त से उठ खड़ा हुआ। चाहिए तब लम्हे की सरसराती हुई खामोशी मिज़ाब को बुरी तरह खुल रही है। नाम किसी चाबुक की तरह मेरे शऊर के पर्दे पर लगा। तो बुरी तरह चौंक गया मगर समझ नहीं पाया कि इस नाम में ऐसी कौन-सी ख़ास बात है जो मुझे बेचैन कर गई। मैं एक बार फिर अपनी पूरी हसासियत के साथ वहाब की तरफ मुतवज्जा हुआ मगर एक बार फिर शराब चढ़ाने में मसरूफ़ हो गया था। मैं इस नाम में दिलचस्पी नहीं लेना चाहता था मगर ये नाम एक कीड़े की सूरत मेरे दिमाग में बिलबिलाने लगा। सो मैं वहाब से पूछे बगैर ना रह सका, सर ये मिज़ाब कौन है? वो होश में होता तो शायद इससे मेरी गुस्ताखी समझता मगर इस वक़्त बहुत लहक-लहक कर वो मुझे मिज़ाब के बारे में बताने लगा। मिज़ाब, सिकंदर, फ़सीहा, ये 3 नाम एक तो कौन बन के मेरे सामने आए। जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ते-दौड़ते मैं हाँफने लगा। ये कौन लोग हैं? मेरा इनसे क्या ताल्लुक है? वो बुरी तरह उलझ कर रह गया मगर ये भी जान गया था कि मेरा माज़ी किसी न किसी तरह इन नामों से वाबस्ता है। इन्हीं सोचों में गलता पेचा जब वहाब हसन ने अपना अगला गिलास दीवार पर दे मारा, एक चनाक से इसकी करचियाँ ज़मीन पर बिखर गईं और ऐसा एक चनाका मेरे दिमाग में हुआ। ज़ेहन पर जमी बर्फ़ यकलख्त चटक गई थी। अहमद नामी शख्स को वहाब जी भर के गालियों से नवाज़ रहा था। वो बदबख्त कहती थी मेरा मिज़ाब अहमर की अमानत है। जहन्नम रसीद कर दिया मैंने इस कमीने को। लाश तक सड़ गई इस नामुराद की आहा। उसका रऊनियत भरा मगरूर लहजा मुझे अंदर तक सुलगा गया। बस चंद लम्हे लगे थे मुझे कशान से अमर तक वापसी के सफ़र में और इस वक्त मुझे लगा मेरी रगों में खून के बजाय आग गर्दिश करने लगी है। एक गर्म सियाल मादा मेरे पूरे वजूद को भस्म करते हुए मुझे इस बात पर मजबूर कर रहा था मैं इस शख्स का गला अपने हाथों से दबा दूं मगर खुदा का शुक्र है मेरी अक्ल मेरे जज्बों पर हावी हो गई वरना शायद लम्हों में मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। मेरे लिए मजीद इस खेल को जारी रखना मुमकिन न था। सो मैं एसपी की तमाम शराइ से इनहराफ करते हुए वहाब हसन को अपने साथ लेकर उसके घर पहुंच गया। ये पहली मर्तबा ना हुआ था। इससे पहले भी मैं अक्सर उसे नशे की हालत में उसके बेडरूम तक छोड़ने जाता था मगर इस रोज़ मैं फौरी तौर पर उसके बेडरूम से वापस नहीं आया था। पूरे कमरे की तलाशी के बाद मैं इसमें इंतहाई खुफिया सेफ तलाश करने में कामयाब हो गया। फिर तमाम सबूत और तमाम कागजात इस सेफ से निकाल के मेरी जैकेट की अंदरूनी जेब में मुंतकिल हो चुके थे। अगरचे मेरा इस फौरी रद्द-ए-अमल पर मुझे एसपी फैज़ान की ज़बरदस्त डाँट और अरगान की खफ़गी का सामना भी करना पड़ा क्योंकि वो कागज़ात या सबूत वहाब हसन की गिरफ्तारी के लिए नाकाफ़ी भी हो सकते थे मगर वहाब हसन की बदकिस्मती और मेरी खुशकिस्मती कि ऐसा नहीं हुआ। जब एसपी फैज़ान गिरफ्तारी के वारंट लिए वहाब हसन के घर पे पहुंचा इस वक्त नशे में धुत था। यूँ वो इस बुरी तरह फंसा कि कम से कम इस रूए ज़मीन पर उसके लिए कोई जाए पनाह नहीं बची। अपनी याददाश्त के बाहर होते हुए मैंने जब आपकी तलाश में निकलना चाहा तो तब मुझे ये मज़ुरदा सुना कि तब मुझे ये सुनने को मिला कि ना सिर्फ आप लोगों का मुजरा ठिकाना इल्म में आ चुका है बल्कि मिज़ाब मुझे देख 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 पहचान के मराहिल भी तय चेक कर चुकी है। इसकी बात तमाम होते मिज़ाब ने सर उठाकर देखा, दीवार से टेक लगाए दोनों बाजू सीने पर बांधे हुए न जाने क्या सोच रहा हो। देखो ज़रा, मिज़ाब ने अभी तक मुझसे ज़िक्र नहीं किया। मामा के साकिब वजूद में जंबिश हुई तो उसके लहजे में ताज्जुब था जिससे उन्हें यकीन ना आया हो। मिज़ाब इतनी बड़ी बात उनसे छुपा भी सकती है। जवाबन वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप दोनों घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी रही। तब मामा गहरी सांस लेकर चारपाई पर लेट गई। क्या क्या कुछ हो जाता है एक छोटी सी ज़िंदगी में, ये जो कुछ हम सब के साथ होता है, क्या हमने कभी सोचा था कि ऐसा हो सकता है? मगर ये सब हुआ क्योंकि ये होना ही था। मुशक्क़त हम सबको झेलनी ही थी क्योंकि ये हमारे नसीब में लिखी जा चुकी थी। मामा ने वही कहा जो इस वक्त वो दोनों सोच रहे थे। बहुत रात हो गई आंटी, अब आप आराम करें। मैंने आगे बढ़कर झुकते हुए उन पर चादर दुरुस्त की। हाँ,
बहुत रातें जाग कर गुज़ारी हैं, आज सुकून की नींद सोऊँगी, बहुत अच्छी मीठी नींद। वरना ये ख़्याल तो दिल में काँटा बनकर गड़ा रहता था कि अगर अब तुम हमें मिल ना सके तो मेज़ाब की कश्ती यूँ ही भंवर में डोलती रहेगी, कभी साहिल पे ना पहुँच सकेगी। उनकी ममता भरी नज़रों ने अमर को एक-एक नक्शों पर मोहब्बत से छुआ था। कश्ती को तो शायद ताम अब भंवर में डोलती रहेगी, मम्मा साहिल को तरसती रहेगी। मेज़ाब ने खामोश नज़रों से अमर का जायज़ा लिया, जिसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए कोई साया-सा गुज़रा था। पंखे की रफ्तार तेज़ करके बाहर जाते हुए अमर ने इशारतन उसे भी साथ आने को कहा था। और चंद लम्हे शशोबीन में उतर रहने के बाद उँगलियाँ चटखाते हुए बाहर निकली तो अमर सेंध में बाँध की बाँध की कुछ चारपाई पर सर झुकाए बैठा था। कदमों की आहट पर उसने सर उठाकर मिज़ाब की मुतवर्रम आँखों का बगौर जायज़ा लिया। आज की सारी रात बातों और आँखों में कटी थी। इस वक़्त उसकी गालों को नरमी से छूते बादे सबा के सुबह ख़राफ झोंके इस बात का संदेशा दे चुके थे कि उजाला कुछ देर ज़्यादा दूर नहीं था। बैठ जा मेहज़ाब, उसके कहने पर वो चारपाई के किनारे पर टिक गई। अहमद ने तवील साँस लेकर आँगन में फैली मोती और बेले की खुशबू अपने अंदर उतारते हुए अपनी नज़रें उसके उतरे-उतरे चेहरे पर गाड़ी तो वो ख़्वामख़ाही नज़रें चुराकर हाथ की लकीरों में उलझने लगी। कैसी अजीब बात ये तन्हाई और ये खामोशी, ये सुबह के अवलीन लम्हात का कैफ आगी सुरूर जो जो इनके माबीन रिश्ते के हवाले से बहुत मैंने ख़ेज़ होना चाहिए था, इस वक्त इन दिनों दोनों को बेहद डिस्टर्ब कर रहा था। ना जज्बात में हलचल थी, न धड़कन बेतरतीब थी, ना दिलों में उमंग थी, ना ही सांसों में तरंग। एक अजीब लाताल्लुकी, एक गुरेज था जो इन दोनों के दिलों पर दिमाग पर हावी हो रहा था। मेहज़ाब अहमद के आवाज़ पर वो चौंकी। सारी बात बताने के बावजूद एक हकीकत ऐसी है जो मैं चाहने के बावजूद आंटी को नहीं बता सका, लेकिन जिस तरह तुम इन तमाम हालात का डटकर मुकाबला किया है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात को बेहतर अंदाज से समझ सकती हो। उसकी कदरे तवक्कुफ़ पर मिज़ाब को किसी गैर मामूलीपन का एहसास होने लगा। अगरचे ये वक्त इस बात के लिए मुनासिब नहीं हो सकता, मैं ये बात कब वक्त कह रहा हूँ, मगर ऐसा सिर्फ अजियत के इस एहसास को कम करने के लिए है जो लम्हा ब लम्हा बढ़ता ही जा रहा है। वो बेचैन सा हो गया। मिज़ाब, ये वक्त हम लोगों ने गुजार जो ये वक्त जो हम लोगों ने गुजारा है बहुत तकलीफ देता और मेरे लिए तो इस लिहाज से नाकाबिले बर्दाश्त था कि मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था। तुम इस अज़ियत का अंदाज़ा कर सकती हो मेहज़ाब, जिसमें मैंने एक तवील अरसा गुज़ारा। एक बाशऊर इंसान जो वक़्त पड़ने पर अपनी तमाम गैर मामूली सलाहियतों को बरूए कार ला सकता है, उसे मालूम ही ना हो कि वो कौन है, कहाँ से आया है, उसकी शिनाख्त क्या है। सोचो इस शख्स इस तमाम तो उसकी शख्सियत इन तमाम हादसा से किस तरह मुतासिर होगी। मैं भी जज्बाती कशमकश का शिकार हो गया था। इस दौरान मेरी मुलाकात राबिया से हुई। वो भी एक बेसहारा लड़की थी, उसे एक मजबूत सहारे की तलाश थी और मैं जज्बाती पनाह का मुतलाशी, तो हम दोनों ने शादी कर ली। अहमद ने मुझे माना अंदाज में इतराफ़ किया। निकाह इंतहाई सादगी से हुआ था और मैं महसूस कर रहा हूँ कि कोई चीज़ है जो मुझे सब करने से और मैं महसूस कर रहा था कि कोई चीज़ है जो मुझे सब करने से रोक रही है। मगर एक लम्हे का तवक़्क़ुफ़ करते हुए उसने मिज़ाब के जज़्बात का अंदाज़ा लगाना चाहा। मिज़ाब के लिए तो इंकशाफ़ इस हद तक गैर मुतवक्का था कि बस एक ही ज़ाविये से उस पर नज़र टिकाई बैठी रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था इस ख़बर पर वो किस तरह का रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा करे। मिज़ाब के इस पथराए वजूद से नज़र चुराकर वो खड़ा हो गया। ये सब अनजाने हुआ मिज़ाब, तुम समझ रही हो ना, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मगर ये सब हो गया है अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना होगा। उसका अंदरूनी ख़ल्फ़िशार और कशमकश उसके चेहरे पर आया थी। मैं जानता हूँ 2 कश्तियों का सवार कभी मंज़िल पर नहीं पहुँच पाता, लेकिन मैं राबिया को नहीं छोड़ सकता। अहमद की आवाज़ भरा गई। मुझ पर जान छिड़कती है, मैं भी उसे खुद से जुदा नहीं कर सकता मिज़ाब। हम सब लोग एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं। एकदम उसके सामने ज़मीन पर पंजों के बल बैठ के वो बेख्तियार, वो बिला इरादा ही उसके सर्द हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया। तुम्हारा निकाह के लिए बहुत कम लोगों को था। अगर मैं कोई खुद गर्ज़ाना फ़ैसला कर भी लूँ तो वो तुम्हारी आइंदा ज़िंदगी पर असरअंदाज़ नहीं हो सकेगा, लेकिन इसके बावजूद मैं फ़ैसले का हक़ तुम्हें सौंपता हूँ। वो भीगी आँखों से मैं तुझसे गोया इल्तिजा कर रहा था इस पर वो राबिया पर रहम करे। वो फिर न जाने कितने पल बीत गए। अहमद याज़ की धुंधलाई आँखें इस मुजस्समे का तवाफ़ करती रहीं और तब भी शायद किसी फ़ैसले पर पहुँचकर उसके सामत वजूद ने झुरझुरी सी ली थी और उसके साथ ही उसने धीरे से अपने हाथ वापस खींच लिए थे। तुमने बिल्कुल दुरुस्त किया है, मेरे यार 2 कश्तियों का मुसाफिर कभी मंज़िल पर नहीं पहुँच पाता। उसके होठों में जुम्बिश हुई। अहमद का दिल समाद बनकर धड़कने लगा। मुझे लगता है मेरे और तुम्हारे संजोग का फ़ैसला अल्लाह का फ़ैसला है। पर तकदीर ने हमारे लिए जो लिखा वो कुछ और था और तकदीर से इन्हिराफ ना तुम कर सकते हो ना मैं। तो याज़ अहमद, मैं खुद तुमसे अपनी आज़ादी तलब करती हूँ। वो बहुत ठहरे हुए लहजे में कह रही थी। अहमद हैरत और बेयकीनी के समुद्र में गर्क हुआ जा रहा था। हैरान मत और अमर, फैसले में इतनी जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि अभी वक्त मेरी मुट्ठी में है। मैं देर नहीं करना चाहती। उसके होठों पर आसूदा लेकिन थकन ज़्यादा मुस्कुराहट तैर रही थी। अमर ने तशक्कुराना लेकर खामोश निगाह उसके चेहरे पर डाली। उलट खड़ा हुआ उजाला फैल रहा है। अमर, तुम जाकर राबिया के साथ तैयारी करो।
हम सब इकट्ठे घर जाएँगे। उसके कहने पर अहमद ने के होठों पर बेख्तियार सी जानदार सी मुस्कुराहट उभरी। वो इस बात में सर हिलाकर बैरूनी दरवाज़े की तरफ चल दिया। मैंने तुझसे मोहब्बत नहीं की अहमद, ना तुम्हें चाहा है, मगर तुम्हें सोचा बहुत है। इसने अमर की चौड़ी पुश्त पर नज़र जुमाकर एक लम्हे के लिए सोचा और फिर जैसे थक कर बिस्तर पर सीधी लेटकर उसने अपनी थकन नज़रें आसमान पर जमा दी, जहाँ रात की स्याही तेज़ी से दिन के उजाले में तब्दील हो रही थी। उसने कहीं पढ़ा था, कुछ फैसले लम्हे बड़े फैसलाकुन होते हैं। इस वक्त ये तय होता है कि कौन सा शख्स किसका स्यारा बनाया जाएगा, इसलिए कोई ख़ास घड़ी बड़ी नतीजा खेज़ होती है। इस वक्त एक कल्ब की सुइयाँ किसी दूसरे कल्ब के ताबे कर दी जाती हैं। फिर जो वक्त पहले कार होता है, वही वक्त दूसरे कल्ब की घड़ी बताती है। जो मौसम, जो रात, जो दिन पहले कल्ब में तुलू होता है, वही दूसरे के आईने में मुनकस होता है। और मुझे लगता है बहुत ऊपर आसमानों में जब मेरी हयात का फ़ैसला रकम किया गया था, तो मेरे कल्ब को अरग़ान हसन मुख्तार के कल्ब से के ताबे कर दिया गया था। और जब उसके दिल में मेरी मोहब्बत का मौसम आन ठहरा, तो मेरा दिल इस मौसम का अक्स क्यों ना बनता। चमेली की नरम खुशबू से बोझल हुआ हवा उसे धीरे-धीरे थपक रही थी। उसकी खुमार आलूदा पलकें तख्ता भर को बंद होगी जब कोई शबी ख्वाब के सरसराते पर्दे पर जुलाई मैंने मोहब्बत की है। बेतहाशा मोहब्बत इश्क की सरहदों को छूती हुई, अपने जज्बों की अमीर गहराइयों में और दिलो जान की तमाम तर सच्चाइयों के साथ चाहा है। जानती हो किसे? उसकी पलकें पल भर में एक दूसरे से जुदा हो गई। चमकती मुस्कुराहट सूरज की अवलीन किरणों की तरह उसके चेहरे का अहाता कर गई और उसे इस सवाल का जवाब देने में कोई मुश्किल दरपेश ना थी। धीरे-धीरे कदम उठाती फुटपाथ पर चली जा रही थी। आज स्कूल में उसका आखिरी दिन था। आते हुए उसने अपनी आखिरी तनख्वाह पीपली वाले साईं के कशकोल में डाल दी थी और अनिश्चित के एहसास से चूर होते हुए कहा था, मैं इस शहर से जा रही हूँ साईं, लौट कर यहीं आना है। साईं का पुरयकीन लहजा उसे हैरान कर गया। साईं को हर बात का इशारा मिल जाता है। बेटी, यकीनन तेरा दाना-पानी इस शहर से ख़त्म नहीं हुआ। पास खड़े एक शख्स ने गोया वज़ाहत की थी और वो दिल ही दिल में साईं की तरफ होती आगे बढ़ गई। चंद कदम आगे जाके उसे एहसास हुआ सिल्वर ग्रे क्रोलाइन था इस रवि के साथ उसके ऐन बराबर चली आ रही। उसने गर्दन मोड़कर ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देखा जो अपनी नज़रें उस पर गाड़े बैठा था। अनजाने क्यों उसका दिल चाहा उसे तंग करने के लिए कोई रिस्पॉन्स दिए बगैर नाक की सीध में चलती रहे। कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि गाड़ी रुक गई है। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनकर उसका दिल पूरी कुव्वत से धड़का। भारी कदमों की आवाज़ दूर से नज़दीक और नज़दीक से नज़दीक तर होती चली गई, यहाँ तक कि शनेल की महक उसके वजूद के इर्द-गिर्द घेरा तंग करने लगी। इस तरापी अंदाज में वो होंठ काटते हुए वो मुझसे ही रही कि वो अभी कुछ कहेगा, मगर दूसरी जानिब मुकम्मल खामोशी थी। तेज़ हवा से फड़फड़ाते आँचल और चेहरे पर आए बालों को समेटते हुए उसने चिढ़कर दूसरी तरफ देखा। कुछ कहते क्यों नहीं हो? डर लगता है क्या? डर कैसा? उसने हैरत से उसे देखा जिसके चेहरे पर मुकम्मल संजीदगी थी। ब्राउन आँखों में चमकते शहद की रोशनी नज़र आ रही थी। आपकी खफगी का डर, हर दफ़ा हर बात के जवाब में आपकी डाँट डपट के सिवा कुछ हाथ नहीं आया। अब मेरे सीने में धड़कता बेचारा मासूम सा दिल आपकी मज़ीद खफगी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए तो आपको लिफ्ट की ऑफ़र देने के बजाय खुद फुटपाथ पर मार्च करने लगा हूँ। शरारत तमीज़ मासूमियत से वो बोलने लग पे आया तो बोलता ही चला गया। आप ऐसी हरकतें करते ही क्यों हैं? कैसी हरकतें? वो कदरे हैरान होकर देखने लगा। दूसरों को नाराज़ और खफ़ा करने वाली उसने बालों की लटकानों के पीछे उड़सी थी, इसलिए कि मुझे मनाने वाली हरकतें भी खूब आती हैं। उसका मैनिखस लहज़ा मिज़ाज को बुरी तरह सुर्ख़ कर गया। उसके सभी चेहरे पर फैलती हिजाब आमेज़ ख़ूबसूरती को देखता रह गया। ऐसे क्या देख रहे हैं? निगाहों की तपिश उसे बुखलाए दे रही थी। आप जानती हैं मेहज़ाब, वो अचानक उसके सामने आ गया तो उसे मजबूरन रुकना पड़ा। जब मैंने पहली मर्तबा आपको देखा तो मैं सारी रात सो नहीं सका और मेरे साथ ऐसा पहली मर्तबा हुआ था। अजीब-सी बेकरारी और बेचैनी मेरी रूह में समा गई थी। मुझे मालूम ही ना हो पाया मैं कितने घंटे आपके तसव्वुर में बिता देता हूँ। कितनी अजीब-सी बात है, इस तमाम अरसे में आपसे दूरी का ख़्याल एक लम्हे के लिए भी मेरे दिल में नहीं आया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आप किसी और का नसीब भी हो सकती हैं। हमरा यहाँ से आपके ताल्लुक़ का इल्म ना हो जाने के बाद भी मैं बेयकीन ना था। भला ये कैसे मुमकिन है कि जो मेरी अंदर रूह बनकर समा गई वो मुझसे दूर चली जाए? ये भला कैसे हो सकता है? आप किसी फ़र्द को खुद से बढ़कर चाहें फिर भी वो उसे ना पा सकें। और मुझे लगता है मेज़ाब ये मेरा यकीन था जिसकी बदौलत मैंने आपको पा लिया, वरना बज़ाहिर तो ये मुमकिन ना लग रहा था। करीब से गुज़रते किसी मनचले ने उन्हें देखकर ज़ोर से सीटी बजाई। दोनों एक साथ चौंके थे। मेज़ाब बुरी तरह झेम के लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। अरे वाह! आपको अपनी बेमिसाल इश्क की दास्तान सुना रहा हूँ और आप लोगों की परवाह कर रही। जानती है अगर कोई मुझसे इस वक़्त ये पूछता मेज़ाब कौन है तो मैं उसे क्या जवाब देता? उसने कदरे झुककर उससे पूछा, क्या? उसकी सियाह आँखों में इश्तियाक भरा ये ही कि सूरज की अवलीन किरण मेहज़ाब है। वो बारिश का पहला कतरा है जो मेरे दिल की सहरा पर बरसा और चारों तरफ फूल ही फूल महका गया। चाँद की रुपीली किरण किरण मेरे
किन्ने में साहब का दूसरा रूप है, फिर सहरा के सीने पर डोलती चांदनी का अक्स है। मिस्र अरगाना इसे जज्बाती रूह में बहते देखकर वो बेख्तियार उसे टोक गई। आपको कब अकल आएगी, क्या हुआ? वह दर्जा हैरान था। आपने ये नहीं सोचा मोहब्बत का ऐसा खूबसूरत इज़हार इस चिलचिलाती धूप में कैसा लगेगा? ओह आई एम सॉरी से एहसास हुआ कि धूप दरख्तों के पत्ते से छन छन के बराह रास्त उन पर पड़ रही है। मैं हूँ ही कम अकल और नादान, हमेशा दुरुस्त बात गलत वक्त पर कह देता हूँ, उसे सर को जाते हुए बेचारगी से कहा। तो वो बेख्तियार हंस दी। वो चंद लम्हे यूं ही खड़ा उसे देखता रहा, फिर खुद भी उसके साथ ही मुस्कुरा दिया। आइए मादाम। चंद कदम पीछे पलट कर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उसने कदरे झुक कर कहा। तो वह हंसती हुई गाड़ी में बैठ गई। चंद लम्हों के बाद गाड़ी वहाँ से रवाना हो गई थी, लेकिन वहाँ रह जाने वाली फिजा मोहब्बत के बोलों से महकती रही थी। इसके साथ ही हमारा आज का नावल ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको नावल अच्छा लगा होगा। अगर आपको नावल अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो के नीचे आके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोबारा मिलेंगे किसी बहुत अच्छे नावल के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।